चैप्टर 181 संगत स्वभाव हम्फ। दाओहुआ को अपनी ओर आते देखकर जियो येयांग ने ठंडी हंसी निकाली। इस लड़ाकी ने सबसे पहले सभी का अभिवादन किया और सबसे बाद में उसके बारे में ही सोचा। दाओहुआ ने जियो येयांग के अजीब व्यवहार को देखा, मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, सीधे उसकी तरफ चला गया और दोनों हाथों से रेलिंग पकड़ ली। उत्साहित चेहरे के साथ नीचे सड़क की रोशनी को देखा, जैसे कि वह एक या दो चिल्लाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जियो येयांग ने दाओहुआ की चमकदार चमकती आंखों को देखा, जो नीचे के दृश्यों में इतना खोया हुआ था कि उससे बात भी नहीं कर रहा था, और उसने एक और खर्राटे भरी। तभी दाओहुआ ने देखने के लिए अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई है और आपका गला असहज महसूस हो रहा है। यह सुनकर जियो येयांग इतना निराश हो गया कि उसने हड़बड़ाहट से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। वह अपने सामने घृणित व्यक्ति को देखने में भी आलस कर रहा था। उसे इस तरह देखकर दाओहुआ खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसे यह अजीब लगा। यह देखते हुए कि ऊपर से दृश्य उसे पूरी सड़क देखने की अनुमति देता है और उसका मूड प्रसन्न था, वो खुद को रोक नहीं सकी और जोर से हंस पड़ी। दाओहुआ की हंसी सुनकर जियो येयांग ने अजीब तरह से अपना सिर घुमाया और उसे डांटने ही वाला था, लेकिन दाओहुआ के चेहरे पर अज्ञात प्रसन्न मुस्कान देखकर वो केवल असहाय रूप से अपना सिर हिला सका। भूल जाओ, इस व्यक्ति पर क्रोध करना स्वयं को कष्ट देना था। जियो येयांग की निगाहों को महसूस करते हुए दाओहुआ ने पीछे देखा और अपना सिर झुकाकर चिढ़ाते हुए पूछा, क्या अब गुस्सा नहीं आता? जियो येयांग ने चिढ़कर उसकी ओर देखा, तो तुम्हें पता है कि मैं गुस्से में हूँ, और यहाँ मैंने सोचा कि आप पूरी तरह से अंधे थे। दाओहुआ ने एक हताश बूढ़े व्यक्ति की तरह आह भरी और जियो येयांग की ओर संरक्षण भरी दृष्टि से देखा। अब क्या गलत है? फिर से गुस्सा क्यों? चलो मुझे बताओ, ताकि मैं इसका विश्लेषण करने में आपकी मदद कर सकूं। उसे इस तरह की मूर्खता का दिखावा करते हुए देखकर जियो येयांग खुद को रोक नहीं सका। अपने हाथ में अपने मुड़ने वाले पंखे को झटका देकर धमाके से उसने उसे दाओहुआ के माथे पर मारा। दाओहुआ ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी की और गुस्से से कहा, मैं पहले से ही इतनी स्मार्ट नहीं थी, और अगर तुम हर कुछ दिनों में इसी तरह मेरे सिर पर दस्तक देते रहे तो क्या होगा अगर तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। पीएफएफटी। जियो येयांग खुश हो गया, मुस्कुराया और कहा, यह आपकी ओर से एक दुर्लभ स्वीकारोक्ति है, यह स्वीकार करते हुए कि आप खुद को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपका सिर काफी सख्त है। इससे पहले कि मैं वास्तव में आपको बेवकूफ बना सकूं, इसमें कुछ और हिट लग सकती हैं। दाओहुआ को क्रोधित होते देख उसका मूड तुरंत ठीक हो गया। हम्फ। अब अपना सिर घुमाने और उसे अनदेखा करने की बारी दाओहुआ की थी। उधर ली जिक्सुआन और ली जिक्सन ने दाओहुआ और जियो येयांग की बातचीत को देखा। दोनों हैरान और चिंतित थे। उन्हें डर था कि यदि दाओहुआ ने चीजों को अच्छी तरह से नहीं संभाला तो वह प्रतिष्ठित लिटिल प्रिंस को सचमुच नाराज कर देगी। दूसरी तरफ ली चेनई और उनके भाई भी दाओहुआ और जियो येयांग को देख रहे थे। वे किसी परिचय की आवश्यकता के बिना जियो येयांग की पहचान का अनुमान लगा सकते थे। सबसे पहले, शाही परिवार की संतानों का आचरण आम लोगों से आसानी से मेल नहीं खाता। दूसरा, डोंग युवानक्सुआन और अन्य लोगों के सतर्क और अस्थायी दृष्टिकोण ने इसे पहले ही काफी स्पष्ट कर दिया था। पूरे दौरान ली चेनई यान वेंशियू को छुप छुप कर देखती रही और उसे दाओहुआ की स्थिति पर ध्यान देने का संकेत देती रही। दुर्भाग्य से हर बार जब यान वेंशियू की नजर उस पर पड़ती तो वह बस हंसता और दूसरों के साथ बातें करता, परवाह करने का कोई इरादा नहीं दिखाता। चिंता मत करो, लिटिल प्रिंस और दाओहुआ एक दूसरे से बहुत परिचित हैं, वे हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहते हैं। ली चेनई को वास्तव में चिंतित देखकर यान वेंशियू के पास उसे समझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ली चेनई अचंभित रह गए, मेरा चचेरा भाई और छोटा राजकुमार इतने करीब हैं। यान वेंशियू ने उन दोनों की ओर देखा जो पहले ही एक दूसरे के साथ मिल चुके थे, हंस रहे थे और फिर से एक साथ बात कर रहे थे, और उनकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक चिंतनशील थी। सैद्धांतिक रूप से वे अपनी बड़ी बहन की तुलना में लिटिल प्रिंस के साथ अधिक समय तक रहे थे,
और परिचितता और अंतरंगता के मामले में उन्हें और अधिक उन्नत होना चाहिए था। लेकिन चारों ओर से पूछें, चाहे वह डोंग युवानिक्सुआन हो या सुहोन गक्सन, कौन उनकी बड़ी बहन के रूप में लिटिल प्रिंस के साथ इतनी आज़ादी और आराम से बातचीत कर सकता है? एक पल की चुप्पी के बाद यान वेंशियू ने आखिरकार कहा, उन दोनों का स्वभाव एक जैसा है, वे भी साथ मिल थे। यही एकमात्र स्पष्टीकरण था जो वह दे सकता था। वह परेड फ्लोट बहुत धीमी गति से चल रहा है। दाओहुआ ने विभिन्न प्रकार की रंगीन लालटेनों से सजी घोंघे की चाल को चुपचाप देखा, जो निस्संदेह काफी सुंदर लग रही थी। उसने बेहतर नजर डालने के लिए तिरछी नजर घुमाई और देखा कि ऐसा लग रहा था कि नाव पर कोई भाग्यशाली बैग जैसी चीजें फेंक रहा था। जियो येयांग, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, भले ही आप तेजी से जाना चाहते हो, लेकिन आप नहीं जा सकते। दाओहुआ ने सिर हिलाया, यह सच है। लेकिन फ्लोट के इतनी धीमी गति से चलने से चोंग बिल्डिंग तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जियो येयांग, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। बोलने के बाद उसने दाओहुआ का आकार लिया और पूछा, तुम्हारी लालटेन कहाँ है? हम। दाओहुआ हैरान था। जियो येयांग, आपने लालटेन तैयार नहीं की? दाओहुआ, क्या मुझे एक तैयार करने की जरूरत है? जियो येयांग अवाक रह गए। बाद में जब परेड की झांकी चोंग बिल्डिंग के सामने आएगी, तो हर कोई अपनी लालटेनें छोड़ देगा। अगर आपने तैयारी नहीं की तो फिर क्या जारी करेंगे? त्योहार का वह हिस्सा भी है। दाओहुआ पहले तो चौंक गई, फिर हाथ हिलाते हुए लापरवाही से बोली, यह ठीक है, आप लोगों को ऐसा करते हुए देखना भी वैसा ही है। जियो येयांग, लालटेन महोत्सव के दौरान लालटेन जारी करना प्रार्थना करने और शुभकामनाएं देने के लिए है। यदि आप केवल दूसरों को देख रहे हैं तो इसकी गिनती कैसे हो सकती है? दाओहुआ ने एक पल के लिए सोचा और अपने चचेरे भाइयों की ओर मुड़ी। सिस्टर जिक्सुआन, क्या हमारे पास लालटेन है? ली जिक्सुआन ने जियो येयांग की ओर देखा, जिसने भी नजर डाली, और कुछ घबरा गया। हम करते हैं, लेकिन जब हम निकले तो हम जल्दी में थे और उन्हें नहीं लाए। वे अभी भी हमारे माता पिता के निजी कमरे में हैं। यह सुनकर दाओहुआ ने हार मान ली और कंधे उचका दिए। ठीक है, मैं इस बार एक भी रिलीज नहीं कर सकता, शायद अगली बार। चोंग बिल्डिंग उनके पिछले निजी कमरे से काफी दूर थी और उसे सिर्फ लालटेन के लिए पूरे रास्ते वापस जाने की कोई इच्छा नहीं थी। तभी चोंग बिल्डिंग के नीचे हंगामा मच गया। दाओहुआ ने नीचे देखने के लिए अपनी गर्दन टेढ़ी की और देखा कि असाधारण कपड़े पहने युवकों का एक समूह इमारत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें अंगरक्षकों द्वारा रोका जा रहा था और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हो रही थी। वे लोग कौन हैं? वे चोंग बिल्डिंग में प्रवेश करने का प्रयास करने के लिए साहसी थे। कोई उत्तर न सुनकर दाओहुआ पीछे मुड़ा और देखा कि जियो येयांग नीचे बैठे लोगों को भयावह दृष्टि से घूर रहा है। तुरंत दाओहुआ को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। ओल्ड मास्टर झोऊ के जन्मदिन के भोज में उसने जियो येयांग का उग्र व्यवहार देखा था, जो कुछ हद तक डरावना था, लेकिन इससे किसी की रीढ़ पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन इस समय जियो येयांग की आभा से जानलेवा इरादे झलक रहे थे, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। छोटे राजकुमार, कृपया अपना गुस्सा शांत करें, वे ऊपर नहीं आ पाएंगे। मैंने उन्हें भगाने के लिए पहले से ही किसी को भेज दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आपके लालटेन के आनंद में खलल नहीं डालेंगे। डोंग युवानक्सुआन ने गड़बड़ी सुनने और उपद्रवियों को पहचानने के बाद जियो येयांग से संपर्क करते हुए कहा। जियो येयांग ने डोंग युवानक्सुआन पर ठंडी नजर डाली, उसका चेहरा सख्त और खामोश था। दाओहुआ एक तरफ खड़ा होकर दोनों के बीच आगे पीछे देख रहा था। इस समय जियो येयांग अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था, जबकि डोंग युवानक्सुआन उसे सूक्ष्मता से शांत करने की कोशिश कर रहा था। दाओहुआ की नजर भूतल पर लौट आई। विवाद की आवाजें शांत हो गई थी क्योंकि गश्त कर रहे सैनिकों का एक दस्ता आ गया था और अच्छे कपड़े पहने युवकों के समूह को वहां से चले जाने के लिए मना रहा था। गतिरोध के बाद युवकों का समूह आस्ती ने फड़फड़ाते हुए भाग गया। जाने से पहले नेता ने चोंग बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर ठंडी, मजाकिया नजर डाली।
दाओहुआ ने, जो अच्छी तरह से जानता था, देखा कि उस पल में जियो येयान की ठंडी आभा तीव्र हो गई। एक बार जब वे लोग चले गए, तो डोंग युवानक्सुआन और सुहोंगक्सन दोनों ने राहत की सांस ली। यह देखकर दाओहुआ की अभिव्यक्ति सूक्ष्मता से बदल गई, और उसने सोचा कि जियो येयांग और अन्य लोगों से इतनी कड़ी प्रतिक्रिया प्राप्त करने वाले वे कौन लोग थे। चैप्टर 182, मुझे सुअर खाना पसंद है। भव्य पोशाक पहने युवा मास्टरों के उस समूह के चले जाने के बाद जियो येयांग का चेहरा उदास रहा। दाओहुआ द्वारा कई बार चुटकुले सुनाने और सभी को हंसाने की कोशिशों के बावजूद वह उससे मुस्कुराहट लाने में कामयाब नहीं हो पाई। जब युवा मास्टर प्रसन्न नहीं होता, तो कोई और वास्तव में लालटेन उत्सव का आनंद नहीं ले सकता। हर कोई रेलिंग के सामने चुपचाप खड़ा था, कुछ बोल या बातचीत नहीं कर रहा था, जिससे कुछ हद तक स्थिर माहौल बन गया। ली भाई बहन पहली बार इस तरह के दृश्य का अनुभव कर रहे थे, और इतने घबराए हुए थे कि उन्हें सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। यह देखकर दाओहुआ को कुछ हद तक असहाय महसूस हुआ। लंटन फेस्टिवल को इस तरह बिताना बहुत अफसोस की बात होगी। वाह, वह फूल लालटेन बहुत सुंदर है। वह किस प्रकार का फूल है? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। जियो येयांग ने दाओहुआ पर नजर डाली, जो बातचीत के लिए तिनके पकड़ रहा था, और अपनी आंखों से उसकी ओर इशारा करती हुई उंगली का अनुसरण करते हुए असंतोष से बोला, आप किस पिछड़े जंगली व्यक्ति से आए हैं, यहाँ तक एक एपिफिलम लैंप को भी नहीं पहचान रहे हैं। जियो येयांग की तीखी जीभ से दाओहुआ का मुंह हिल गया। इसे भूल जाओ। उसकी वर्तमान मनोदशा को देखते हुए उसने उसके साथ यह मामला न उठाने का फैसला किया। मैंने वह फूल पहले नहीं उगाया है, इसलिए यह सामान्य है कि मैं उसे नहीं पहचान पाता। ठीक है। जियो येयांग सिर्फ गुनगुनाता रहा और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। यह देखकर कि वह फिर से चुप हो गया है, दाओहुआ को थोड़ा थका हुआ महसूस हुआ। उसने इधर उधर देखा, फिर मुस्कुराई और बोली, फ्लोट जल्द ही यहाँ आ जाएगी। और क्या आपने अभी यह नहीं कहा था कि जब यह चोंग बिल्डिंग के नीचे आएगी, तो सभी को एक साथ अपनी फूल लालटेनें छोड़नी होंगी? अब मुझे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने के लिए फूल लालटेन जारी करने का विचार काफी दिलचस्प लगता है, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे पास लालटेन नहीं है। क्या होगा, आप मेरे साथ एक लालटेन खरीदने के लिए जाएं, बिल्कुल उस एपिफिलम लैंप की तरह। मुझे लगता है कि यह वास्तव में सुंदर है। जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसकी आंखों में चमकती उम्मीद देखकर उसका दिल नर्म हो गया। आप सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हैं। यह सुनकर दाओहुआ की मुस्कान गहरी हो गई। उसने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं। उसकी मुस्कुराहट देखकर जियो येयांग के मूड में काफी सुधार हुआ और उसका तनावग्रस्त चेहरा नर्म हो गया। चलो, जल्दी यात्रा करें, ऐसा न हो कि हम लालटेन छोड़ने का समय चूक जाएं। दाओहुआ तुरंत दूसरों की ओर मुड़ा। क्या हर किसी के पास फूल लालटेन है? यदि नहीं, तो हम नीचे जा सकते हैं और अभी एक खरीद सकते हैं। डोंग युवानक्सुआन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, निश्चित रूप से, मैंने एक लालटेन तैयार की है, लेकिन मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। यह देखने का एक अच्छा अवसर है कि क्या कोई और लालटेन है जो मुझे पसंद है। इसके साथ ही समूह सीढ़ियों से नीचे उतर गया। भीड़ बहुत दूर नहीं चली थी जब उन्होंने चोंग बिल्डिंग के नीचे दोनों तरफ लालटेन चुनना शुरू कर दिया। ओह, उनके पास यहाँ भी मुखौटे हैं। दाओहुआ ने लापरवाही से एक गुलाबी सुअर का मुखौटा उठाया और उसे अपने चेहरे के सामने रखा। जियो येयांग के सामने लहराते हुए कहा, यह कैसा रहेगा, क्या यह प्यारा नहीं है? जियो येयांग ने सुअर के मुखौटे पर नजर डाली। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। तुम्हें सुअर पसंद हैं? हुआ। दाओहुआ ने नकाब नीचे किया और सिर हिलाते हुए कहा, मुझे सुअर खाना पसंद है। जियो येयांग का चेहरा सख्त हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसके पीछे डेफू, जो कुछ देर पहले बेहद तनाव में था, अचानक अपने कंधे हिलाने लगा। डोंग युवानक्सुआन ने पलट कर देखा और डेफू को अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते देखा। वह तुरंत हंसा और पूछा, डेफू, इसमें इतना मनोरंजक क्या है? जियो येयांग द्वारा अपनी दिशा में खतरनाक नजर डालने के साथ
डेफू का चेहरा तुरंत सीधा हो गया। मास्टर डोंग, आपने गलत देखा, मेरे कंधे में बस ऐंठन हो गई। वह निश्चित रूप से किसी को नहीं बताएगा कि उनके युवा गुरु का जन्म सुअर के वर्ष में हुआ था। दाओहुआ ने सभी को हैरानी से देखा, फिर स्टॉल पर मुखौटों को छांटना जारी रखा। थोड़ी देर खोजने के बाद उसने पिछला सुअर का मुखौटा फिर से उठाया और ली बहनों को संबोधित किया। चचेरे भाई, चलो एक मुखौटा खरीदते हैं, इसे पहनने में मजा आएगा। ली जिक्सन ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, घर जाते समय हम मास्क पहन सकते हैं और माँ और पिताजी को अनुमान लगा सकते हैं कि हम कौन हैं। यह सुनकर यान वेनशियू और ली बंधुओं ने अवाक दृष्टि से एक दूसरे पर नजर डाली। कृपया, उन तीनों की पोशाकें अलग अलग हैं, ऊंचाई अलग अलग है, मुखौटे पहनकर भी यह बताना आसान है कि कौन है ना? हालांकि तीनों बहनों को इतना उत्साहित देखकर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जब जियो येयांग ने दाओहुआ को फिर से सुअर का मुखौटा हाथ में लिए देखा, तो उसके मुंह का कोना हिल गया और उसने सहज होने का नाटक करते हुए पूछा, आपने पहले जो पेस्ट्री बनाई हैं, उनमें भी अक्सर सुअर के आकार होते थे, तो क्या आपको सुअरों से इतना प्यार है? बिना किसी हिचकिचाहट के दाओहुआ ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि सुअर 12 राशि चक्र वाले जानवरों में सबसे खुश हैं। वे खाते हैं और सोते हैं और खाते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। हालांकि वे मुख्य पकवान के रूप में समाप्त होते हैं, उन्होंने जीवन का आनंद लिया है ना? इसके अलावा क्या आपको नहीं लगता कि सुअर का मांस स्वादिष्ट है? इसे कई व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, अन्य सामग्रियों के साथ जोड़ना आसान है और यह किफायती है, हर कोई इसका आनंद ले सकता है। यह कितना लोकलुभावन है। जियो येयांग का गाल बुरी तरह हिल गया। भूल जाओ, उसे उससे नहीं पूछना चाहिए था। वह कहती है कि 3 में से 2 वाक्य भोजन के बारे में हैं। थोड़ी देर बाद सभी का मूड काफी बेहतर हो गया और माहौल जीवंत हो गया। चाहे वे इसे चाहें या न चाहें, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एक फूल लालटेन थी। इस बीच उन्हें लालटेन पहेली खेल की मेजबानी करने वाली एक दुकान दिखी और सभी बड़ी दिलचस्पी से इसमें शामिल हो गए। दाओहुआ ने कुछ लालटेन पहेलियों को देखा, अपनी गर्दन सिकोड़ ली और तेजी से पीछे हट गई। वह अन्य स्थानांतरित महिलाओं की तरह उतनी चतुर नहीं थी, न ही उसके पास लालटेन पहेलियों का अनुमान लगाने के दौरान चमकने के लिए व्यापक ज्ञान था। वह अपने सामने किसी भी पहेली का अनुमान नहीं लगा सकी। जब दाओहुआ उत्सुकता से अपने बड़े भाई को दुकान की पहेलियां सुलझाते हुए देख रही थी, तभी अचानक उसकी आंख के कोने से जियो येयांग की झलक दिखी। यह आदमी बिना कुछ बोले क्यों चला गया? ज्यादा सोचे बिना दाओहुआ तेजी से उसके पीछे चला गया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? हर कोई अभी भी पहेलियों का अनुमान लगा रहा है। जैसे ही जियो येयांग ने मुड़कर देखा, उसने दाओहुआ को अपनी आस्तीन पकड़ते हुए देखा। उसका चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था और उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, क्या तुम में बने रहने की हिम्मत है? दाओहुआ, इसमें डरने की क्या बात है? चल दर। जियो येयांग ने अपना सिर झुकाया और तेजी से दाओहुआ के साथ दूसरी सड़क की ओर मुड़ गया। यह देखकर कि डेफू भी साथ आ रहा था, दाओहुआ बहुत चिंतित नहीं था, लेकिन उसे लगा कि दूसरों को न बताना अच्छा नहीं होगा। क्या हमें भाई डोंग और अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए? जियो येयांग ने कहा, अगर हम उन्हें बताएंगे तो बात नहीं बनेगी। यह सुनकर दाओहुआ और भी उत्सुक हो गया, वास्तव में यह क्या है? तभी सामने सड़क से हंगामा और चिल्लाने की आवाजें आईं। वे किसी को मार रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग दौड़ पड़े। जियो येयांग ने दाओहुआ की कलाई पकड़ ली। मुझे कसकर पकड़ लो, खो मत जाना। दाओहुआ ने सिर हिलाया और फिर जियो येयांग ने उसे भीड़ के बीच से खींच लिया। यह वे थे, ब्रोकेड पहने युवा मास्टरों का समूह जो चोंग बिल्डिंग में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन उसे भगा दिया गया। उस वक्त वे लोग एक अधेड़ उम्र के व्यापारी को पीट रहे थे। अधेड़ उम्र के व्यापारी को इतना पीटा गया कि वह दया की भी गुहार नहीं लगा सका। दाओहुआ की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं और अपने बगल में जियो येयांग को देखकर वो बता सकती थी कि वो इन लोगों के लिए यहाँ था। उसकी अभिव्यक्ति और भी अधिक गहरी हो गई।
उसे मारना बंद करो, तुम उस आदमी को मार डालोगे। उनमें से एक चिल्लाया। फिर दूसरों ने मुक्का मारना और लात मारना बंद कर दिया। हम्फ, अंधे मूर्ख, वह मर जाए तो बेहतर होगा। ब्रोकेड पहने युवा मास्टरों के नेता ने ठंडे खर्राटे के साथ जाने से पहले गतिहीन मध्यम आयु वर्ग के व्यापारी को एक और लात मारी। आप क्या करने जा रहे हैं? यह देखकर कि जियो येयांग उनका पीछा करना चाहता है, दाओहुआ ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसके कुछ कहने का इंतजार किए बिना उसने जल्दी से कहा, मुझे पता है कि वे लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं। हम केवल 3 हैं, और हमारे और उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। अभी जल्दबाजी करना नासमझी है। आइए वापस जाएं और भाई डोंग और अन्य लोगों को बुलाएं, और फिर हम उनके साथ हिसाब बराबर कर सकते हैं। जियो येयांग ने देखा कि दाओहुआ उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। चिंता मत करो, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि उनका सामना कर सकूं। अभी उनका पीछा करना सिर्फ यह देखना है कि वे कहाँ रह रहे हैं। दाओहुआ को संदेह हुआ। उसने अपनी आस्तीन ढीली किए बिना पकड़ते हुए कहा, वास्तव में? जियो येयांग अवाक रह गया। सचमुच शुद्ध सोने की तरह? क्या मैं आपको बेवकूफ जैसा दिखता हूँ? अंत में दाओहुआ ने और कुछ नहीं कहा। वे तीनों जल्दी से समूह के पीछे चले गए। जैसे ही वे पीछे गए व्यापारी के पास से गुजरे, यह देखकर कि किसी ने मदद के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, दाओहुआ ने जियो येयांग को खींच लिया। जियो येयांग ने दाओहुआ पर नजर डाली, जिसने परेशानी का भाव दिखाया, और अपनी शुरुआती अनिच्छा के बावजूद उसने अपना सिर घुमाया और डेफू को संकेत दिया। तुरंत डेफू मुस्कुराते हुए पास की एक दुकान में चला गया, और यह स्पष्ट नहीं था कि उसने दुकानदार से क्या कहा, लेकिन जल्द ही कोई व्यापारी को पास के मेडिकल हॉल में ले गया। यह देखकर दाओहुआ तुरंत एक विस्तृत मुस्कान के साथ मुस्कुराए। चैप्टर 183, चलो चलें, उसे मारें। डेफू, आपने उन लोगों से क्या कहा? वे पीटे गए व्यापारी की मदद करने के लिए कैसे सहमत हो गए? दाओहुआ ने डेफू से पूछने के लिए अपना सिर घुमाते हुए भीड़ के माध्यम से जियो येयांग का पीछा किया। डेफू ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रतिशोध के डर से उन लोगों ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। मैंने उनसे कहा कि वे बस मदद करें और कोई परेशानी नहीं होगी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने कार्रवाई की। दाओहुआ ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, जब उनकी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है, तो आमतौर पर लोगों का रुझान अच्छाई की ओर होता है। जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा, कहना चाहा कि वह दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन उसने अपने होंठ हिलाए और अंततः उसके शब्दों को निगल लिया। यदि दाओहुआ ने अतीत में हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो उसे बचाया नहीं जाता। दरअसल इसके बारे में सोचने पर उसने जो कहा वो गलत नहीं था। जब तक यह खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता है और किसी की क्षमता के भीतर है, दूसरों की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। कौन जानता है कि यह अच्छे कर्म के बीज बोएगा। वैसे भी उसके मामले में यदि दाओहुआ का हस्तक्षेप नहीं होता, तो उसने यान परिवार पर कभी ध्यान नहीं दिया होता। देखो, वो लोग रुक गए। दाओहुआ ने जियो येयांग को वापस ध्यान में लाते हुए पुकारा। उस समय अच्छे कपड़े पहने युवकों का समूह एक सुंदर ढंग से सजाए गए आंगन के सामने खड़ा था और कुछ चर्चा कर रहा था। उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वे असहमत हैं और विवाद में पड़ गए हैं। अंत में मुख्य युवक 4 या 5 अन्य लोगों के साथ प्रवेश किया, जबकि शेष कुछ लोग गुस्से में उनके पीछे अपनी आस्तीनें उछालते हुए चले गए। वे आपस में लड़ रहे हैं। दाओहुआ ने अस्पष्ट प्रसन्नता से देखा। उसकी नज़र में वे सिर्फ बिगड़ल युवा रईसों का एक समूह था। पहले व्यापारी को पीट पीट कर मार डालने के उनके क्रूर व्यवहार को देखते हुए वे स्पष्ट रूप से अच्छे लोग नहीं थे। क्या हमें अब वापस जाना चाहिए? इस बिंदु पर पहुंचने के बाद दाओहुआ को लगा कि घर जाने का समय हो गया है, लेकिन जियो येयांग जारी रखना चाहता था। जियो येयांग ने अपना सिर हिलाया, मुझे आंगन के अंदर देखने की जरूरत है। फिर उसने अफसोस के साथ दाओहुआ की ओर देखा। उसे पहले तो उसे अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। माँ फेयू को सबक सिखाने जाने से संघर्ष होना तय था। इतनी जवान लड़की को अपने साथ ले जाना, हम
थोड़ा बोझ था। जियो येयांग ने चारों ओर देखा और सड़क के उस पार एक रेस्तरां की ओर इशारा किया। मैं डेफू को आपके लिए एक निजी कमरा बुक करवाऊंगा। आप और आपकी नौकरानी वहां मेरा इंतजार कर सकते हैं, ठीक है? दाओहुआ ने तुरंत अपना सिर हिलाया और झिझकते हुए पूछा, क्या आपको अंदर जाना चाहिए? जियो येयांग ने सिर हिलाया, मुझे अंदर जाना चाहिए। दाओहुआ ने डेफू पर नजर डाली, जो बिना कुछ कहे अपना मुंह बंद करके खड़ा था, और एक पल के विचार के बाद उसने पूछा, क्या आपके मन में उन लोगों के प्रति कोई शिकायत है? जियो येयांग की अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई। डेफू के भाई देगुई को माफेयू नाम के किसी व्यक्ति ने मार डाला था। तस्करों द्वारा मेरे अपहरण का भी उस आदमी से कुछ लेना देना है। यह सुनकर दाहुआ की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने दांत भींच लिए। फिर जियो येयांग को पकड़ लिया और साझा शत्रुता के साथ कहा, चलो चलें, चलो उसे पकड़ें। ओह! जियो येयांग को दाओहुआ से इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। वह स्थिर खड़ा रहा, आश्चर्य से उसकी ओर देखता रहा। दाओहुआ उसे हिलाए बिना खींचती रही, देखने के लिए अपना सिर पीछे घुमाया और हैरान होकर पूछा, क्या अब तुम नहीं जाओगे? जियो येयांग दंग रह गया, क्यों? दाओहुआ ने भौहें चढ़ाईं, तुम्हारा क्या मतलब है क्यों? जियो येयांग, तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहते हो? दाओहुआ ने तथ्यात्मक रूप से कहा, हम दोस्त हैं। आपके दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। यदि आप मुसीबत में हैं, तो निश्चित रूप से मुझे मदद करनी होगी। बूम जियो येयांग को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी चीज ने उसके दिल पर जोर से प्रहार किया हो। कोई मनाही नहीं, कोई लंबी चौड़ी नैतिकता नहीं, और इस और उस बारे में कोई चिंता नहीं। दाओहुआ की नजरों में उसने केवल साझा दुश्मनी देखी। क्योंकि वे दोस्त थे, वह बिना कारण पूछे उसके साथ खड़े होने को तैयार थी। दोस्तों, जियो येयांग मुस्कुराया। डोंग युवानक्सुआन ने एक बार उनसे पूछा था कि उन्होंने दाओहुआ के साथ इतना अलग व्यवहार क्यों किया। उस समय उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि वह उसकी जीवन रक्षक थी। लेकिन अब उन्हें लगा कि उनका तब का जवाब शायद गलत रहा होगा। दाओहुआ के साथ उसके अलग व्यवहार का कारण यह था कि दाओहुआ ने उसके साथ किसी अन्य की तरह ही व्यवहार नहीं किया, बल्कि अपनी बातचीत के दौरान उसने दूसरों की तुलना में अधिक सच्ची ईमानदारी दिखाई। उदाहरण के लिए, आज रात की घटना को लें, उसके दो अध्ययन साथी, डोंग युवानक्सुआन और सुहुनगक्सन, अगर उन्हें पता होता तो निश्चित रूप से उन्हें मा फेयू को सबक सिखाने से रोकने की कोशिश करते। क्यों? क्योंकि झोंगझोऊ प्रांत उनके पिताओं के नियंत्रण में था, और अगर उनका मा फेयू के साथ विवाद हो जाता, तो चाहे किसी भी पक्ष को परेशानी का सामना करना पड़ता, उनके पिता का अंत अच्छा नहीं होता। इसलिए, शुरू से ही, वे दोनों संभवतः खुद को उसकी जगह पर रखकर उसके दृष्टिकोण से मामले पर विचार नहीं कर सके। उसके आसपास कई लोग थे, लेकिन वे चाहे कुछ भी करें, वे लाभ और हानि का आकलन करते थे और उसकी आंतरिक भावनाएं हमेशा उन विचारों के बाद आती थीं। जो लोग उसका अनुसरण करते थे, उसने उन्हें उससे लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी, लेकिन इसी तरह, वह बदले में कुछ वास्तविक भावना प्राप्त करना चाहता था। वास्तविकता अक्सर क्रूर होती है, उसके आसपास रहने वाले अधिकांश लोग चापलूसी, कृतघ्नतापूर्ण व्यवहार, प्रशंसा और चाटुकारिता से भरे होते हैं। वास्तविक भावनाएं लगभग नगण्य थीं। तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है। दाओहुआ के शब्द सचमुच उसके दिल को छू गए। उसने कभी नहीं सोचा था, उससे ऐसे शब्द कहने वाली एक जवान लड़की होगी। अरे, तुम दिन में क्या सपना देख रहे हो? दाओहुआ को देखते हुए, जो उसे लगातार खींच रही थी, थोड़ा संयम दिखाते हुए, जियो येयांग हंसने लगा, अपनी बांह मोड़ी और बदले में, उसे उस आंगन की ओर खींच लिया जिसमें मा फेयू ने प्रवेश किया था। जियो येयांग को सीधे मुख्य प्रवेश द्वार की ओर जाते देख, दाओहुआ चकित हो गई और उसने तुरंत उसे रोक दिया। आप सामने वाले दरवाजे से प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं, जियो येयांग। अन्यथा, दाओहुआ ने तुरंत उस पर, तुम बहुत मूर्ख हो, वाली नजर डाली। तुम उसका पीछा करना जानते थे और पहले खुद को उजागर नहीं करना जानते थे, तो एक महत्वपूर्ण क्षण में तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? बेशक, हम दीवार पर चढ़ जाएंगे। कहते कहते वह उसे आंगन की दीवार की ओर खींचने लगी।
2 मीटर से अधिक ऊंची आंगन की दीवार को देखते हुए दाओहुआ ने उसकी ठुड्डी को छुआ और रुक गई। बगल में जियो येयांग कुछ अवाक रह गया। अब आप अंदर आने उड़ने की योजना कैसे बनाते हैं? दाओहुआ ने उसकी ओर घूर कर देखा। अगर मैं उड़ सकता तो मुझे यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं होती। अपना वाक्य पूरा करने के बाद उसने चारों ओर देखा और दीवार के बगल में एक पेड़ को देखकर उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। चलो अंदर जाने के लिए पेड़ पर चढ़ें। दाओहुआ को पेड़ की ओर दौड़ते हुए और बिना कुछ सोचे समझे ऊपर चढ़ते हुए देखकर जियो येयांग ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला और कुछ हद तक स्तब्ध होकर डुफू की ओर देखा। मुझे ऐसा लगता है दाओहुआ का जन्म गलत लिंग के कारण हुआ था, उसे लड़का होना चाहिए था। डूफू जबरदस्ती मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। पास में वांग म्यानमेन, जो चुपचाप उनका पीछा कर रहा था, असंतोष से बोलने से खुद को नहीं रोक सकी। तो क्या हुआ अगर वह पेड़ पर चढ़ गई? मेरी लड़की पेड़ पर चढ़ने में भी अच्छी लगती है। ओह! जियो येयांग और डुफू एक साथ चुप हो गए। ठीक है, चलो पेड़ पर चढ़ें। उनसे भी अधिक अवाक वे थे। छाया में छिपी काले कपड़े पहने आकृतियां चुपचाप जियो येयांग की रक्षा कर रही थीं। अंदर जाने के लिए पेड़ पर चढ़े ये लोग क्या सोच रहे थे? क्या इनके पास दिमाग है? क्या वे नहीं जानते थे कि वह स्थान रक्षकों द्वारा संरक्षित था? और यदि कोई रक्षक न भी हो, तो क्या कम से कम कुछ प्राणी भी नहीं होंगे? देखो, जैसे ही वह जवान लड़की पेड़ पर चढ़ी, 2 बड़े काले कुत्ते दीवार के उस हिस्से की ओर भागने लगे। लानत है! युवा मालिक भी पेड़ पर चढ़ गया। हे भगवान, धीरे करो, उसकी प्रतीक्षा करो, और उम्मीद है, उसे कुत्ते नहीं काटेंगे। चैप्टर 184 खत्म। यह इसके लिए किया गया है। दाओहुआ पेड़ पर चढ़ गई, शाखाओं को कसकर पकड़ लिया, और एक धक्का के साथ वो फुर्ती से आंगन की दीवार के शीर्ष पर कूद गई, जहां वह झुक गई, खुद को दीवार के ऊपर स्थिर कर लिया। उसके पिछले जीवन का योग और इस जीवन में उसने वांग म्यानमेन से जो मार्शल आर्ट सीखा, उसका अभ्यास व्यर्थ नहीं किया गया था। जैसे ही दाओहुआ अपनी चपलता पर गर्व महसूस कर रही थी, एक गहरी और कर्कश गुर्राहट उसके कानों तक पहुंची, और नीचे देखने पर उसने देखा कि 2 बड़े काले कुत्ते सिर उठाए, दांत निकाले हुए और लार टपकाते हुए उसे घूर रहे थे। हे भगवान! दाओहुआ कांप उठी और लगभग दीवार से गिर पड़ी। शुक्र है कि उसका संतुलन अच्छा था, और जब उसका शरीर पीछे की ओर झुका हुआ था तो उसने समय पर अपने हाथों से खुद को पकड़ लिया। आप क्या कर रहे हो? जियो येयान तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और फिर चतुराई से दीवार की चोटी पर कूद गया। जैसे ही उसने खुद को स्थिर किया, उसने दाओहुआ को यार्ड में चीजें फेंकते हुए देखा। रास्ते में एक दुष्ट कुत्ता है, और मैं उसके साथ बुद्धि की लड़ाई के बीच में हूँ। P5 ओपन माउथ स्माइल टीयर्स ऑफ जॉय कोल्ड स्वेट स्माइल। इसके बाद जो हंसी आई उसे डेफू रोक नहीं सका और उसने जोर से ठहाका लगाया। कभी कभी उसने पाया कि स्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, मिस यान हमेशा लोगों को हंसाने में कामयाब रहती थी। छाया में काले कपड़े वाला आदमी भी लड़खड़ा रहा था, लगभग अपना ठिकाना उजागर कर रहा था। छोटे मालिक को इतना खजाना कहाँ से मिला? कुत्तों के साथ बुद्धि की बराबरी करने के लिए वह वास्तव में कुछ है ना? केवल वांग मनमन ने शांत चेहरे से कहा, यह सिर्फ 2 खूंखार कुत्ते हैं। बस देखो मैं उनसे कैसे निपटाती हूँ। इतना कहकर वह नीचे आंगन में कूद पड़ी। फिर दोनों कुत्तों का आमना सामना शुरू हुआ। जैसे ही वांग मनमन कुत्तों के सिर पर मारने के लिए अपने पैरों पर पत्थर उठाने ही वाली थी, कुत्ते दाएं बाएं लड़खड़ाने लगे जैसे कि वे नशे में हों और फिर जमीन पर गिर पड़े, फिर उठे नहीं। वांग मनमन स्तब्ध खड़ी रही, और जब दाओहुआ और अन्य लोग नीचे आए, तो उसने स्पष्ट रूप से कहा, ये कुत्ते पूरी तरह से बेकार हैं, मैंने अभी तक अपनी चाल भी नहीं चली है। दाओहुआ ने उसके कंधे को थपथपाया, उन्हें दोष मत दो। किसने तुमसे ऐसी मजबूत, लिटिल टायरेंट, आभा बिखेरी जिसने उन्हें सीधे बाहर कर दिया? P5 tears of joy open mouth smile tears of joy open mouth smile। खांसी, खांसी, हंसी और खांसी की आवाज एक साथ फूट पड़ी। दाओहुआ ने अवाक होकर जियो येयान की ओर देखा, जिसके चेहरे का रंग अजीब था, और डाफू की ओर, जिसके कंधे फिर से हिल गए।
क्या यह सचमुच आवश्यक है? चल दर। दाओहुआ ने अपना सिर हिलाते हुए रास्ता दिखाया और मन ही मन आह भरी, यह सोचते हुए कि पूर्वजों में चुटकुलों के प्रति सहनशीलता वास्तव में बहुत कम थी। जियो येयांग और अन्य लोगों ने एक दूसरे पर नजरें डाली। उसके बाद जियो येयांग ने उन दो काले कुत्तों पर नजर डाली जो बेहोश हो गए थे और तेजी से दाओहुआ के पीछे चले गए। वांग मैनमिन ने अपना सिर खुजलाया और डैफू की ओर देखा। क्या यह लिटिल टायरेंट आभा वास्तव में इतनी शक्तिशाली है? मैं कैसे अनजान थी कि मेरे पास यह है। दिफू के होंठ फड़कने लगे और उसने कंधे उचकाए। यदि आप नहीं जानते तो मैं और भी कम जानता हूँ। इतना कहकर वह तेजी से भाग गया। वांग मैनमिन ने चिल्लाते हुए कहा, मैं उस महिला से बाद में पूछूंगी। उन चारों के चले जाने के बाद काले कपड़े वाला वह आदमी कोने की झाड़ियों से उठा। सचमुच वो खड़ा हो गया था। अभी वो भी दाओहुआ द्वारा उल्लिखित लिटिल टायरेंट आभा से अभिभूत था और गलती से दीवार से गिर गया था। यदि यह दूरी न होती तो उसे डर था कि शायद उसे खोज लिया गया होता। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने सावधानी से इधर उधर देखा, फिर अपनी छाती थपथपाई। सौभाग्य से किसी ने उसे नहीं देखा था, नहीं तो वह मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। काले कपड़े पहने वह आदमी तेजी से काले कुत्तों के पास गया, उनकी सांसों की जांच की और फिर उनके शरीर को पलट दिया, फिर चिल्लाया, क्या मजबूत नींद का पाउडर है। रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित दो बड़े शिकारी कुत्तों को मार गिराने में कुछ ही क्षण लगे थे। यह दवा उसके द्वारा एकत्रित की गई किसी भी दवा से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। इस बीच दाओहुआ और जियो येयांग सहित 4 लोगों का समूह गुप्त रूप से एक कोने में छिपा हुआ था और सावधानी से यार्ड में लोगों के आने जाने को देख रहा था। आपने उन दो कुत्तों के साथ क्या किया? जियो येयांग पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। दाओहुआ ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया, अनुमान लगाओ। जियो येयांग अवाक रह गया, मैं अनुमान नहीं लगा सकता। दाओहुआ ने हंसते हुए अपनी कमर की थैली से पाउडर का एक छोटा पैकेट निकाला, मैं उनसे इसी तरह निपटती थी। दाओहुआ के हाथ में दवा के पैकेट को देखकर जियो येयांग आश्चर्यचकित रह गया और उसके पीछे डीफू ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। नींद स्लीपिंग पाउडर। जियो येयांग ने दाओहुआ को अवर्णनीय भाव से देखा और इस आदमी के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान देखकर वह पूरी तरह से अवाक रह गया। तुम एक लड़की हो और अपने साथ स्लीपिंग पाउडर रखती हो, तुम क्या करने की योजना बना रही हो? जियो येयांग ने अपनी आवाज दबाते हुए बेहद जटिल स्वर में पूछा। दाओहुआ ने जियो येयांग को तुम बहुत मूर्ख हो कहते हुए कहा, बकवास, यह स्पष्ट रूप से आत्म सुरक्षा के लिए है। इसके बारे में सोचो, यहाँ तक आप एक छोटे राजकुमार का भी तस्करों द्वारा अपहरण किया जा सकता है, जो दिखाता है कि दुनिया कितनी खतरनाक है। आज लंटन फेस्टिवल है, सड़कों पर भीड़ है, बाल तस्करों के लिए यह सही मौका है। मैं प्रांतीय सरकार से परिचित नहीं हूँ, इसलिए आपातकालीन स्थिति में मुझे तैयार रहना होगा, है ना? और यह सौभाग्य था कि मैं स्लीपिंग पाउडर ले आया, अन्यथा उन दो काले कुत्तों की रखवाली के कारण हम यार्ड में प्रवेश नहीं कर पाते। धर्मी दाओहुआ को देखकर जियो येयांग को लगा कि उसे एक क्षण लेने की जरूरत है। थोड़ी देर बाद उसने दाओहुआ को ऊपर से नीचे गंभीरता से देखा और पूछा, क्या तुम सच में एक लड़की हो? वह सोचने लगा था कि इस व्यक्ति के काम करने का तरीका और उसकी मानसिकता उससे कहीं अधिक विचित्र है। अपने लिंग के बारे में संदेह होने के कारण दाओहुआ वास्तव में टीवी और फिल्मों की तरह अपनी छाती फुलाना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा करने के लिए वह अभी भी बहुत छोटी और अविकसित थी। अन्यथा वह निश्चित रूप से जियो येयांग से उसके जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा देती। दाओहुआ ने अपना चेहरा पकड़ लिया और आंखें झपकाईं। क्या आपने कभी ऐसे लड़के को देखा है जो फूल की तरह सुंदर दिखता है, चमकदार आंखों और सफेद दांतों के साथ, पतला और सुंदर खड़ा है, मनमोहक और सुंदर, एक परी की दासी की तरह? यह सुनकर जियो येयांग अनजाने में कांप उठा और फिर कांपते हुए दाओहुआ पर उंगली उठाई। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। तुम्हारी त्वचा इतनी मोटी क्यों है? दाओहुआ ने व्यंग्यपूर्वक कहा, इसे आप मोटी चमड़ी वाला कहते हैं।
आपके पास वास्तव में सीमित अनुभव है। इतना कहने के बाद उसने जियो येयांग को उसके सिर के पीछे थपथपाया। जियो येयांग ने कई गहरी सांसें ली, उसके होंठ कई बार हिले, इससे पहले कि उसने अंततः असहाय होकर अपना मुंह बंद कर लिया। उसे डेक हुआ कि वह दाओहुआ के खिलाफ बहस नहीं जीत सका, जो उससे 4 साल छोटा था। शश। अचानक दाओहुआ ने मौन भाव से इशारा किया और यार्ड की दूसरी मंजिल की ओर इशारा किया, वो व्यक्ति जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तभी जियो येयांग को होश आया, उसकी नजर दूसरी मंजिल के उस कमरे पर टिकी जिसने अभी अभी अपना दरवाजा बंद किया था। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? जियो येयांग ने अपनी निगाहें हटा ली, दाओहुआ पर नजर डाली जो अपनी गर्दन सिकोड़ रही थी, और मुस्कुराए, अब डर लग रहा है, क्या तुम? दाओहुआ मुस्कुराया, बेशक, वह अब डरती नहीं थी। उसके तीसरे और चौथे भाई ने उसे पहले ही बता दिया था कि डीफू मार्शल आर्ट जानता था और वह बहुत अच्छा था। इसका मतलब यह है कि यदि कोई संघर्ष होता है, तो भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा, जिस तरह से ब्रोकेड पहने उन युवा मास्टर्स को अपना गुस्सा व्यक्त करने की हिम्मत किए बिना चोंग बिल्डिंग से बाहर निकाला गया, उससे यह स्पष्ट था कि वे जियो येयांग की पहचान जानते थे और खुले तौर पर उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करते थे। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए डरने की क्या बात थी? दाओहुआ सीधा खड़ा हुआ, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, यह सिर्फ इतना है कि हमें जो भी करना है उसमें रणनीति अपनानी होगी। उदाहरण के लिए, वे लोग वास्तव में परेशान करने वाले हैं, लेकिन हम उनकी वजह से अपने हाथ गंदे नहीं कर सकते। जियो येयांग ने बिना एक शब्द कहे दाओहुआ को देखा। दाओहुआ, क्या आप समझते हैं मेरा मतलब क्या है? जियो येयांग अचानक मुस्कुराया, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने जा रहा हूँ? उन्हें मार डालो। दाओहुआ के गाल सख्त हो गए, और वह जियो येयांग की ओर देखती रही, उसके शब्दों को मापते हुए बोली, मुझे लगता है तुम इतने मूर्ख नहीं होगे। जियो येयांग जोर से हंसा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दाओहुआ ने जल्दी से कमर की थैली उतार दी, मेरे पास यहाँ अन्य अच्छी चीजें हैं। जियो येयांग कुछ देर तक घूरता रहा और फिर अवाक रह गया, तुम और क्या लाए हो? दाओहुआ ने अपनी थैली से उंगलियों के आकार की एक गोली और अंगूठे जितनी मोटी बांस ट्यूब का एक भाग निकाला और जियो येयांग पर अपनी भौहें उठाईं, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? जियो येयांग भावशून्य था, क्या? दाओहुआ ने दवा की गोली और बांस की नली जियो येयांग के हाथ में उत्साह से भर दी, मैंने इस मिश्रण का नाम गेम ओवर रखा है। बस इस गोली को उन लोगों के कमरे में फेंक दो, और पाउडर तुरंत फैल जाएगा। जो कोई भी इसके संपर्क में आएगा उसके पूरे शरीर में असहनीय खुजली होगी। मुझे बताओ, क्या यह घर में घुसकर उन्हें पीटने से ज्यादा संतुष्टिदायक नहीं है? चैप्टर 185 रहस्य। जियो येयांग ने अपने हाथ में दवा की गोली और बांस की नली को लकड़ी की तरह देखा, फिर अपनी आंखें दाओहुआ की ओर उठाईं, जो उज्ज्वल, उत्साही आंखों से उसकी ओर देख रही थी, और एक पल की चुप्पी के बाद उसने पूछा, दवा कितने समय तक चलती है? दाओहुआ ने उत्तर दिया, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें एक अच्छा डॉक्टर मिल सकता है या नहीं। मुझे इसे इस तरह से कहने दें, एंटीडोट के बिना उन्हें पूरे शरीर में असहनीय खुजली महसूस होगी। लेकिन अगर पास में उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल वाला कोई डॉक्टर है जो एंटीडोट बना सकता है, तो स्नान करने से खुजली बंद हो सकती है। इस बात से चिंतित कि जियो येयांग उसकी गोलियों की सराहना नहीं करेगी और इसके बजाय आमने सामने जाएगी और उन युवा मास्टर्स के साथ संघर्ष का कारण बनेगी, दाओहुआ ने तुरंत कहा, मुझे लगता है कि मेरी दवा की गोलियां काफी शक्तिशाली हैं, एक नियमित डॉक्टर निश्चित रूप से इतनी जल्दी मारक दवा नहीं बना पाएगा। रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार, उन लोगों को कम से कम 3 से 5 दिनों तक खुजली सहनी पड़ेगी। उन्हें सबक सिखाने और अपना गुस्सा निकालने में मदद करने के बारे में क्या ख्याल है? जियो येयांग ने दाओहुआ के हाथ में मौजूद पस पर नजर डाली, उसे छीन लिया और फिर अंदर देखा। भगवान, वहां स्लीपिंग पाउडर के 3 और पैकेट थे और यहाँ तक कि 7 या 8 खुजली पैदा करने वाली गोलियां भी थीं। यह शख्स चोरी छिपे दूसरों को खत्म करने की योजना बना रहा था। स्तब्ध होकर जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा, तुम मुझसे भी अधिक तैयार हो। दाओहुआ ने कहा,
मैं इसे सुरक्षा के समय में खतरे के लिए तैयार रहना कहता हूँ, खेद से बेहतर सुरक्षित। तो कैसा रहेगा? क्या हम इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं? यदि हम हाथ और पैर तोड़ देते हैं, रक्तपात करते हैं, तो चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। जियो येयांग ने दाओहुआ पर नजर डाली और डेफू को बांस ट्यूब और दवा की गोलियां दी, लेकिन उसने पस अपने पास रखा और उसे अपनी छाती में रख लिया। जाओ, दवा के प्रभाव को आजमाओ। यह सुनकर डेफू का उत्साह बढ़ गया और उसने अपने दिल में राहत की सांस महसूस करते हुए जल्दी से सामान ले लिया। हालांकि वह माँ फेयू से घृणा करता था, जिसने उसके भाई डेगुई की हत्या कर दी थी। वह बीजिंग में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करना और लोगों को चिंतित नहीं करना चाहता था। लेडी यान की गोलियां एकदम सही थी। उन्होंने माँ फेयू और उसके गिरोह को सबक सिखाया, अपने मालिक का बदला लिया और एक बेकाबू गड़बड़ी करने का जोखिम नहीं उठाया। बिल्कुल सही। दाओहुआ ने डेफू को निर्देश दिया, जब आप वहां पहुंचे तो बस खिड़की में एक छोटा सा छेद कर दें, दवा की गोली को बांस की नली के अंदर डाल दें और फिर गोली को अपने मुंह से बाहर निकाल दें। याद रखें, गोली को बीच में मत तोड़ें, नहीं तो आपके पूरे शरीर में खुजली हो जाएगी। डेफू ने सिर हिलाया। निश्चिंत रहें, मैं इसे अच्छी तरह से संभालने का वादा करता हूँ। यह कहते हुए वह छिपने की जगह ढूंढने के लिए तेजी से दूसरी मंजिल की ओर बढ़ गया। डेफू को तेजी से दूसरी मंजिल तक छलांग लगाते हुए, रास्ते में सभी से बचते हुए देखकर दाओहुआ और वांग म्यानमेन दोनों ईर्ष्या से देख रहे थे। काश मेरे पास इतने महान कौशल होते, दाओहुआ ने ईर्ष्या से कहा। जियो येयांग ने उस पर नजर डाली। डेफू मेरी रक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखता है, आप इसे किस लिए सीखेंगे? दाओहुआ ने उत्तर दिया, मैं इसे अपनी सुरक्षा के लिए सीखूंगा। इस दुनिया में दूसरों पर भरोसा करने की तुलना में खुद पर भरोसा करना हमेशा बेहतर होता है। जियो येयांग, आपकी क्षमताओं के साथ कौन आपके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करेगा? यदि यह बाहर घूमने के लिए नहीं होता, तो उसे नहीं पता होता कि वह इस तरह की गुप्त रणनीति में सक्षम थी। वैसे तुम्हें यह स्लीपिंग पाउडर और गोलियां कहाँ से मिली? दाओहुआ ने अपना सिर उठाया। मैंने इन्हें खुद बनाया है, क्या मैंने आपको नहीं बताया? मैं एक मेडिकल जीनियस हूँ। उसने बोलना समाप्त किया। जियो येयांग की ओर अपनी भौहें उठाईं और उसके कंधे को थपथपाया। मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना याद रखें, ताकि भविष्य में मैं आपकी अच्छी देखभाल कर सकूं। जियो येयांग ने अवाक होकर अपने कंधे से हटते नाजुक छोटे हाथ को देखा और मजबूर मुस्कान के साथ कहा, फिर मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हम सब इसमें एक साथ हैं, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, दाओहुआ ने भव्यता से उत्तर दिया। जियो येयांग को इतना अवरुद्ध कर दिया कि वह और कुछ नहीं कहना चाहता था। इस समय तक डेफू पहले ही अपने कार्य में सफल हो चुका था। हालांकि डेफू ने कभी नहीं सोचा था कि गोलियां इतना अच्छा काम करेंगी। उसने कमरे में एक मेज की ओर एक गोली फूंकी और जैसे ही गोली मेज पर गिरी, वह तुरंत फट गई। फिर माफियू और कमरे में मौजूद अन्य लोग खुद को खरोंचने और पंजे मारने लगे। यह सब आनंददायक होना चाहिए था, फिर भी जैसे ही उसने स्पष्ट रूप से देखा कि माँ फेयू और अन्य लोग कमरे में क्या कर रहे थे, उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और वह तेजी से जियो येयांग और अन्य दो की ओर दौड़ने के लिए मुड़ा। हालांकि वो बहुत देर से एक कदम था। जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर उतरा, माँ फेयू के कमरे का दरवाजा खुल गया। नंगे धड़ वाले कई खूबसूरत युवा, केवल जांघिया पहने हुए, कमरे से बाहर भागे, अपने शरीर को खरोंचते हुए और भागते समय तुच्छ और कामुक व्यवहार कर रहे थे। कोने में जियो येयांग और अन्य दो, जो समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे, ने यह दृश्य देखा और तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ओह, यह तमाशा कुछ हद तक बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं था। दाओहुआ ने बिना पलके झपकाए देखा, तभी अचानक दो हाथों ने हिंसक रूप से उसकी आंखों को ढांक लिया, जिसके बाद जियो येयांग की आवाज आई, देखो मत। चलो, वापस अपनी जगह पर चलते हैं। यदि आप मेरी आंखें बंद कर देंगे तो मैं कैसे देख सकता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? जियो येयांग ने दाओहुआ के शोर को नजरअंदाज कर दिया। एक हाथ से उसकी आंखों को ढंकते हुए और दूसरे हाथ से उसकी कलाई खींचते हुए, वह तेजी से आंगन की दीवार की ओर चला गया।
यहाँ अभद्रता करने के लिए माँ फेयू को शापित किया गया है। कमरे से बाहर निकले अस्त व्यस्त युवाओं ने तुरंत आंगन में अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और जल्द ही विभिन्न अस्पष्ट हंसी और चुटकुले गूंजने लगे। दिफू तेजी से वापस आया, वांग मैनमैन को पकड़ लिया और बिना कुछ बोले तेजी से बाहर निकल गया। लानत है, वे वास्तव में नानफेंग मंडप में प्रवेश कर गए थे और मिस यान को साथ ले आए थे। मेरे लिए जांच करो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी मंजिल से गुस्से भरी दहाड़ की आवाज आई और इसके तुरंत बाद नौकरों के एक समूह ने पूरे आंगन की तलाशी शुरू कर दी। जियो येयांग दाओ हुआ को खींचते हुए तुरंत उस स्थान पर पहुंचे जहां वे पहले दीवार पर चढ़े थे। तेजी से वह दीवार के शीर्ष पर चढ़ गया, फिर दीवार के शीर्ष पर लेटे हुए अपना हाथ दाओ हुआ की ओर बढ़ाया। आओ, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। दाओ हुआ जानता था कि यह संकोच करने का समय नहीं है। उसने अपना हाथ जियो येयांग को सौंप दिया और फिर उसे तेजी से ऊपर खींच लिया गया। वांग मैनमन के साथ उसी तरह व्यवहार किया गया। डेफू ने उसे दीवार की चोटी तक खींच लिया। इसके बाद वे चारों चतुराई से और तेजी से चले गए। जैसे ही वे चले गए, काले कपड़े वाला व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसके हाथ में बर्फीले पानी की बाल्टी थी। उसने दो काले कुत्तों के सिर पर बर्फ का पानी डाला और कुछ ही देर में कुत्तों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। काले कुत्तों से निपटने और जियो येयांग और उसके समूह के पैरों के निशान मिटाने के बाद काले कपड़े पहने व्यक्ति ने अभी भी अराजक नानफेंग मंडप पर ठंडी नजर डाली, उपहास किया और जल्दी से वहां से चला गया। वास्तव में वह आंगन कैसा था? जैसे ही दाओहुआ ने बोलना शुरू किया, जियो येयांग ने उसकी बात काटते हुए कहा, मत पूछो और दोबारा इसका जिक्र मत करो। बेहतर होगा कि तुम आज रात जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। दाओहुआ ने चिल्लाकर कहा, भले ही आप यह न कहें, मुझे पता है। फिर उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए उत्सुकता से पूछा, क्या वह स्थान कहानियों की किताबों में वर्णित नानफेंग मंडप है? जब जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से खुल गईं। एक क्षण बाद उन्होंने कहा, तुम्हारा बड़ा भाई सही कह रहा था, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम कहानियों की किताबें कम पढ़ो। यह लड़का, यहाँ तक कि वह नानफेंग पवेलियन के बारे में भी जानती है। दाओहुआ जानती थी कि प्राचीन लोग अपने विचारों में रूढ़िवादी थे, इसलिए उसने जियो येयांग को और भड़काने से परहेज किया। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आइए आज जो हुआ उसे हमारा छोटा सा रहस्य माने। यह सुनकर जियो येयांग ने राहत की सांस ली और अपने माथे से पसीना पोंछने के लिए रुमाल निकाला। वो फिर कभी दाओहुआ को इस तरह के जंगली साहसिक कार्य पर नहीं ले जाएगा। चैप्टर 186 बिग ब्रदर दूसरे भाई का उल्लेख नहीं करता। प्राचीन नानफेंग मंडप की यात्रा और जियो येयांग के दुश्मनों को गुप्त रूप से सबक सिखाने के बाद दाओहुआ को लगा कि यह अनुभव काफी विशेष और रोमांचकारी था। वो अपने कदमों में स्प्रिंग लेकर चली, पहले की तुलना में बहुत हल्के। जियो येयांग ने चुपचाप देखा जब दाओहुआ उछल कूद कर रहा था, इत्मीनान से सड़क पर लालटेन की प्रशंसा कर रहा था। उसके नानफेंग मंडप मुठभेड़ से पूरी तरह से अचंभित था, जिससे उसे बेहद उदास महसूस हुआ। उसके उस दिमाग के अंदर दुनिया में क्या चल रहा था? जब बात उसके सामने आई तो हर चीज सामान्य ज्ञान की अवहेलना क्यों करने लगी? यदि कोई अन्य युवा महिला होती जो अभी जो कुछ हुआ था उसकी गवाह होती, तो संभवतः वे शर्मिंदगी से मर जाती। लेकिन इस बार तो वह सड़कों पर इतने दुस्साहस के साथ घूम रही थी। वाह, उन्होंने चोंग बिल्डिंग में लालटेन जारी करना शुरू कर दिया है। दाओहुआ ने अचानक आकाश की ओर इशारा किया जहां कुंगमिंग लालटेन एक के बाद एक उठ रही थीं। जियो येयांग ने नजर डाली लेकिन उसने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। वे अब तक कुछ समय के लिए बाहर जा चुके थे और फूलों की परेड चोंग बिल्डिंग के आसपास पहुंच जानी चाहिए थी। जल्दी, चलो वापस चलें। हमने जो लालटेन खरीदी थी उसे हम बर्बाद नहीं कर सकते। चलो उन्हें भी छोड़ दें, और जब हम उस पर हों तो एक इच्छा करें। दाओहुआ ने जियो येयांग को चोंग बिल्डिंग की दिशा में खींचते हुए कहा। जियो येयांग ने इस्तीफे की अभिव्यक्ति के साथ खुद को आगे बढ़ने की अनुमति दी। जल्द ही
समूह चोंग बिल्डिंग पर पहुंच गया। मेरे बड़े भाई और भाई डोंग कहाँ हैं? दाओहुआ ने इमारत के ऊपर और नीचे दोनों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे वह पहचानती हो। जियो येयांग ने शांति से कहा, अगर हम लापता हैं, तो वे निश्चित रूप से हमें ढूंढने गए हैं। दाओहुआ की भौहें थोड़ी चिंता में डूब गईं। उसे दूसरों की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन उसे अपने चचेरे भाइयों की चिंता थी। जियो येयांग ने उसे आश्वस्त करते हुए देखा, अब आप चिंतित हैं। जब आप अभी मेरे साथ चले गए, तो आपने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? दाओहुआ ने उत्तर दिया, मुझे लगा कि आप केवल डेफू को अपने साथ लाए हैं। क्या होगा अगर कुछ हो गया और हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था? उसके शब्दों पर जियो येयांग की अभिव्यक्ति नर्म हो गई, और उसने उसे सांत्वना दी, अब चिंता मत करो। डोंग युवानक सुआन कौन है? प्रांतीय गवर्नर का बेटा। उसके वहां रहते हुए तुम्हारे भाई या तुम्हारे चचेरे भाइयों के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। दाओहुआ ने राहत महसूस की और सिर हिलाया, क्या हमें उनकी तलाश करनी चाहिए? जियो येयांग ने चिढ़कर उत्तर दिया, इतने सारे लोगों के साथ आप उन्हें ढूंढने का इरादा कैसे रखते हैं? यदि वे हमें नहीं ढूंढ पाए, तो वे स्वाभाविक रूप से वापस आ जाएंगे। उन्होंने डेफो के हाथों से 2 नई खरीदी गई लालटेनें लेते हुए कहा, आइए हम अपनी खुद की लालटेनें जारी करें। दाओहुआ ने लालटेन ले ली, फिर भी कभी कभी सड़क पर नजर दौड़ाता रहा। यह देखकर जियो येयांग ने डेफू को बुलाया और उसे सड़क पर चारों ओर देखने के लिए अंगरक्षकों को बुलाने के लिए कहा, ठीक है, अब आप आराम कर सकते हैं और लालटेन छोड़ सकते हैं। दाओहुआ मुस्कुराया, जियो येयांग से लाइटर लिया और लालटेन जलाई। जैसे ही दोनों ने धीरे धीरे बढ़ती लालटेन को घूरते हुए इच्छाएं व्यक्त की, डोंग युवानक सुआन और उसका समूह वापस लौट आए। लिटिल प्रिंस, मिस्यान, आप कहाँ गई थीं? हम हर जगह आपकी तलाश कर रहे थे। डोंग युवानक सुआन का चेहरा तात्कालिकता और चिंता से भरा था। वो उनके पास गया और उन्हें देखा। यह देखकर कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका तनावग्रस्त चेहरा थोड़ा शांत हो गया। जब दाओहुआ ने अपने बड़े भाई यान वेनशियू को उसे घूरते हुए देखा, तो उसे पता चला कि गलती उसकी है और उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और जियो येयांग के पीछे छिप गई। जियो येयांग अपनी कायरता पर कुछ अवाक थी। जब वह उसे आगे खींच रही थी तो उसमें वह साहस कहाँ था? महत्वपूर्ण क्षणों में उसे अभी भी उस पर भरोसा करने की जरूरत थी। आप पूछ रहे हैं कि हम कहाँ गए थे? मुझे भी आपसे वही सवाल पूछना चाहिए। क्या मैं दाओहुआ को कहीं और लालटेन देखने के लिए नहीं ले गया था? फिर भी जब मैंने पलट कर देखा, तो आप सभी गायब हो चुके थे। यह सुनकर दाओहुआ ने अचानक ऊपर देखा। जब उसने जियो येयांग को देखा तो उसकी आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। सहजता से झूठ गढ़ना किसे कहते हैं? बाजी पलटना किसे कहते हैं? जियो येयांग ने उसे ये सब बखूबी दिखाया था। डोंग युवानक सुआन और अन्य लोगों के चेहरे सख्त हो गए, फिर एक एक करके उनमें अपराधबोध के भाव दिखने लगे। यान वेनशियू ने आत्मग्लानि के साथ आगे कदम बढ़ाया, यह सब मेरी गलती है। मैं लालटेन पहेलियों का अनुमान लगाने में इतना खो गया था कि मैं बाकी सब भूल गया। दाओहुआ ने जियो येयांग को तिरस्कार पूर्वक हाथ हिलाते हुए देखा और तुरंत कहा, बड़े भाई, आप खुद को दोषी नहीं ठहरा सकते। क्या हम भी लालटेन से मंत्रमुग्ध नहीं हुए थे और आपसे अलग नहीं हुए थे? हे, जैसे ही दाओहुआ ने बोलना समाप्त किया, एक आनंदमय, लड़कियों जैसी हंसी गूंज उठी। दाओहुआ ने ऊपर देखा और देखा कि डोंग युवानक सुआन के पीछे उसी उम्र का एक युवा मास्टर खड़ा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस युवा मास्टर की हंसी और साथ ही उनके आचरण से दाओहुआ ने एक नजर में पहचान लिया कि यह लड़के के भेष में एक लड़की थी। युवान्याओ लिटिल प्रिंस को सम्मान देता है। डोंग युयान्याओ ने पहले जियो येयांग को सलाम किया, फिर सीधे दाओहुआ के पास चली गई, धीरे से अपने फोल्डिंग पंखे को हिलाया, अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और दाओहुआ को सिर से पैर तक जांचा। फिर चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ उसने कहा, यह वही बहन यान होगी जिसका बिग ब्रदर अक्सर जिक्र करते हैं, है ना? जैसे ही वह बोल रही थी, उसने दाओहुआ की ठुड्डी को हल्के से उठाने के लिए फोल्डिंग पंखे का इस्तेमाल किया। किनारे की ओर
डोंग युवानक्सुआन ने अपनी बहन को धमकाने के लहजे में दाओहुआ की ओर देखते हुए एक सम्मानित महिला को छेड़ते हुए देखा और उसे लगा जैसे उसके सिर में बिजली गिर रही हो। हालांकि दाओहुआ की प्रतिक्रिया उसके लिए और भी अधिक जीवन प्रश्नवाचक थी। ओह, यह सुंदर युवा भाई कहाँ से आया, इतना सुंदर लग रहा है। दाओहुआ ने अपनी ठुड्डी को पंखे से दूर किया, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और प्यार से डोंग युवानयाओ के हाथ में अपना हाथ डाल दिया। प्रशंसा से भरी चमकती आंखों से उसके चेहरे को घूरने लगी। इस छोटे से चेहरे को देखो, इतना गोरा और कोमल, वास्तव में मुझे छूने की इच्छा होती है। इतना कहते हुए दाओहुआ ने अपना पंजा बढ़ाया और तेजी से 2 बार डोंग युवानयाओ के चेहरे को सहलाया। आह, यह बहुत सहज है। मुझे वास्तव में यह युवा भाई पसंद है। युवा भाई, मेरा घर जिंगझोउ शहर में है। अगर आप मेरे साथ घर आएंगे तो कैसा रहेगा? मैं आपसे अच्छा व्यवहार करने का वादा करता हूँ। उसका आचरण ऐसे थे जैसे कोई बड़ा दुष्ट भेड़िया एक छोटे सफेद खरगोश पर नजर रख रहा हो, जो हार्दिक खुशी से भरा हुआ था। बूम दाओहुआ की प्रतिक्रिया ने उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया, जिससे वे सभी स्तब्ध रह गए। यहाँ तक इसमें शामिल व्यक्ति डोंग युवानयाओ ने भी दाओहुआ को स्तब्ध भाव से देखा, जैसे उसे पता ही नहीं कि वह कहाँ थी। यह देखकर दाओहुआ मन ही मन हंसा। छोटी सी बात, तुम मुझे चिढ़ाना चाहते थे और अब तुम डर गए हो, है ना? क्या आप डरते हैं? जियो येयांग, जो पास ही था, होश में आने से पहले कुछ देर के लिए हैरान रह गया। उसके बाद उसे खांसी का दौरा पड़ा और उसने दाओहुआ की ओर ऐसे देखा जैसे वो उसे पहली बार देख रहा हो। अचानक उसे एहसास हुआ कि दाओहुआ वास्तव में उसके लिए काफी अच्छा था। कम से कम उसने किसी स्लीपिंग पाउडर, खुजली वाले पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया था, या उसके साथ मजाक नहीं किया था जैसा कि उसने डोंग युवानयाओ के साथ किया था। डोंग युवानयाओ खांसने से चौंक गई और उसके गाल रंग से लाल हो गए। उसका भाई अक्सर उसे बताता था कि यान परिवार की सबसे बड़ी मिस कितनी शरारती थी। आज जब वह उससे मिली, तो वह उसके साथ छल करने के लिए प्रेरित हुई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पहले की अपराजित चालें अब उनके मुकाबले में आ जाएंगी और वह मस्खरा ही मस्खरा बन गया। सबसे बड़ी मिस यान को शरारती मुस्कुराहट के साथ अपनी ओर देखते हुए, विजयी और आत्मसंतुष्ट तरीके से तेजी से अपनी आंखें झपकाते हुए देखकर डोंग युवानयाओ को अंदर से गुस्सा आ गया। घमंड मत करो, मैंने देखा कि तुम अभी कहाँ गए थे, उसने कहा। बोलने के बाद उसने दाओहुआ की ओर आत्मसंतुष्टि से देखा, मानो उसके दया की भीख मांगने का इंतजार कर रही हो। दाओहुआ का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, लेकिन वह तुरंत संभल गई। पलकें झपकाते हुए पूछा, छोटे भाई, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आप? दाओहुआ के इनकार पर डोंग युवानयाओ इतनी क्रोधित थी कि उसके पास शब्द ही नहीं थे। दाओहुआ ने अहंकार पूर्वक अपनी भौहें उठाईं, पंजों के बल झुककर डोंग युवानयाओ के कान के पास झुकते हुए फुसफुसाया, यदि आप वास्तव में जानते थे कि हम कहाँ गए थे, तो आप भी वहां रहे होंगे। आप स्वयं वहां गए थे, तो आप हमारे बारे में कैसे बात कर सकते हैं? डोंग युयान्याओ स्तब्ध था। उसने दाओहुआ की ओर इशारा किया, क्रोधित दिख रहा था फिर भी बोलने में असमर्थ था। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए डोंग युवानयाओ का हाथ पकड़ लिया, यहाँ तक एक और अनुभव का अवसर लेते हुए, जब उसने पूर्णता के साथ दुष्ट की भूमिका निभाई और सांत्वना की पेशकश की। हम दोनों एक दूसरे के समान ही बुरे हैं, है ना? बर्तन केतली को काला कह रहा है, ठीक है, युवा भाई। अपनी बहन को लाल और पीले रंग के बीच झूलते हुए देखकर डोंग युवानक्सुआन को अंदर से बेहद असहाय महसूस हुआ। छोटी मिस यान लिटिल प्रिंस की तरह बाघ के मुंह से मूंछें उखाड़ने के लिए काफी साहसी थी। उसकी बहन संभवतः उसके साथ कैसे व्यवहार कर सकती थी? असुविधा ढूंढने की जहमत क्यों उठाए? चैप्टर 187 द गुड मैन स्टाइल। यान वेंशियू ने देखा कि डोंग परिवार की लड़की अस्की ही बहन की छेड़खानी से अभिभूत थी और उसे सिरदर्द होने लगा। वह तेजी से आगे बढ़ा और उसे एक तरफ खींच लिया। बस काफी है। यान वेंशियू ने दाओहुआ की ओर देखा, जो अभी भी डोंग युवानयाओ के करीब जाना चाहता था, और तुरंत उसे रोकने के लिए बोला। दाओहुआ ने चिल्लाते हुए कहा,
आप सभी को अपने उदास चेहरों से देखें, जैसे मैंने कोई अक्षम्य अपराध किया हो। मैं सिर्फ सिस्टर डोंग के साथ मजाक कर रहा था, है ना? यह सुनकर डोंग युवानयाओ ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी की और दाओहुआ की ओर इशारा किया। तुम्हें पता था कि मैं हमेशा से एक लड़की थी, है ना? तो तुम जानबूझकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, है ना? दाओहुआ ने तुरंत अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे सिस्टर डोंग इतनी पसंद है कि मैं उस पर एक स्थायी प्रभाव डालना चाहता था। इन शब्दों पर जियो येयांग और अन्य सभी ने स्वर्ग की ओर देखा। इतना खुला झूठ बोलना कोई भी नहीं हरा सकता। हालांकि यह प्रभाव वास्तव में यादगार था। डोंग युवानयाओ शायद इसे कुछ समय तक नहीं भूलेगा। हम्फ। डोंग युवानयाओ ने दाओहुआ पर अपना पैर पटकते हुए कहा, आपका स्नेह किसने पूछा? दाओहुआ ने कंधे उचकाए, इसके लिए आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर किसी को दोष देना है, तो इसका कारण यह है कि सिस्टर डोंग, आप बहुत सुंदर हैं, जिसके कारण मैं पहली नजर में ही आपसे आकर्षित हो गया और दुनिया के तौर तरीकों को भूल गया। यह सुनकर डोंग युवानयाओ समझ नहीं पा रहा था कि तारीफ स्वीकार करे या नहीं। उसके होंठ खुले हुए थे और उसने नाराजगी से भरे चेहरे के साथ दाओहुआ की ओर देखा। हे, डोंग युवानक सुआन शर्मिंदा भाव के साथ वहां खड़ा था और चीजों को सुचारू करने की कोशिश कर रहा था। वह मुस्कुराया और डोंग युवानयाओ की ओर मुड़ा। आप आज अपने साथी से मिले हैं, है ना? देखते हैं कि क्या आप भविष्य में दूसरों को इतनी लापरवाही से चिढ़ाने की हिम्मत करते हैं। डोंग युयान्याओ ने अहंकार से भरे चेहरे पर चिल्लाते हुए कहा, अन्य लोग चाह सकते हैं कि मैं उन्हें चिढ़ाऊं, लेकिन वे इतने अच्छे नहीं हैं। दाओहुआ ने अपनी आंखें दूसरी ओर घुमाईं। तो क्या उसे उसे इस योग्य समझने के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि वो उसे विशेष रूप से चिढ़ाने के लिए आई? डोंग युवानक सुआन ने अपना सिर हिलाया, फिर दाओहुआ की ओर देखकर मुस्कुराया। बहन यान, यह मेरी बहन है, डोंग युवानयाओ, जो तुमसे 1 साल बड़ी है। तुम्हें भविष्य में भी अच्छा रहना चाहिए, ठीक है? दाओहुआ ने डोंग युवानयाओ पर नजर डाली और डोंग युवानयाओ ने भी दाओहुआ पर नजर डाली। उनकी नजरें हवा में मिली और तुरंत दूसरी ओर चली गईं। उन दोनों को अपना सिर घुमाते हुए और एक दूसरे को नजरअंदाज करते हुए देखकर डोंग युवानक सुआन को सिरदर्द महसूस हुआ और उसने यान वेंशियू की ओर देखा, जिसने उसे एक सार्थक नजर दी। यान वेंशियू ने अपनी बहन की ओर देखा, जो अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ी थी। उसका सिर ऊंचा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक बड़ी जीत हासिल की हो, और डोंग युवानक सुआन पर अपना सिर हिलाया। यह देखकर कि वह आगे नहीं बढ़ रहा था, डोंग युवानक सुआन कुछ हद तक निराश हो गया और उसके पास 2 युवा लड़कियों को अनिच्छा से देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कैसे देखा, यह उसकी बहन थी जिसने इसे शुरू किया था। युवानयाओ, एक बड़ी बहन के रूप में तुम्हें सिस्टर यान के प्रति अधिक अनुकूल होना चाहिए, तुम्हें पता है। डोंग युवानयाओ ने दाओहुआ पर नजर डाली और बिना एक शब्द कहे सूंघने लगा। डोंग युवानक सुआन ने फिर दाओहुआ की ओर रुख किया। सिस्टर यान, मुझे पता है कि आप हमेशा उदार रही हैं। कृपया अपनी सिस्टर डोंग के समान स्तर पर न गिरें। दाओहुआ ने डोंग युवानयाओ की ओर देखा और मुस्कुराया। बिग ब्रदर डोंग, चिंता मत करो। मैं वास्तव में सिस्टर डोंग को पसंद करता हूं और उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। ओह! डोंग युवानक सुआन ने चुप रहने का फैसला किया। उसे डर था कि अगर बातचीत जारी रही, तो वह इसे संभाल नहीं पाएगा। डोंग युवानयाओ ने कहा, चिकनी बात करने वाला। दाओहुआ ने तुरंत जवाब दिया, यह आपके तुच्छ और उद्दंड व्यवहार की तुलना में कुछ भी नहीं है। अगर उसने पंखे से अपनी ठुड्डी उठाने की हिम्मत की, हम्फ, अगर उसके पास पंखा होता तो आज वह एहसान का बदला लेती। हम्फ। डोंग युवानयाओ ने दाओहुआ की ओर देखा और फिर उसकी ओर देखने से इनकार करते हुए मुड़ गया। यह देखकर दाओहुआ मुस्कुराया और यह देखते हुए कि जियो येआंग उसकी ओर देख रहा था, उसने तुरंत विजयी मुस्कान बिखेरी। जियो येआंग को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं। इस समय ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन आगे बढ़े। चचेरे भाई, आपने हमें अभी अभी डरा दिया है।
दाओहुआ ने तब पश्चाताप का संकेत दिया, मुझे क्षमा करें, मुझे आपको पहले ही बताना चाहिए था। ली जिक्सुआन ने दाओहुआ का हाथ थपथपाया, याद रखें कि अगली बार आप खुद भाग न जाएं। दाओहुआ ने तुरंत सिर हिलाया और वादा किया, चचेरे भाई, मैं भविष्य में दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। दाओहुआ के अच्छे व्यवहार का दिखावा देखकर डोंग युवानयाओं ने तुरंत अपनी आंखें घुमाई, एक नाटक कर रही हूँ। दाओहुआ ने डोंग युवानयाओं पर नजर डाली, उससे परेशान नहीं हुआ, और ली जिक्सुआन और उसकी बहन को एक तरफ खींच लिया। आपने अभी तक अपनी लालटेन नहीं छोड़ी है ना? चलो अब इसे करते हैं। हाँ, चलो यह करते हैं। तीनों को मस्ती में डूबते हुए देखकर डोंग युवानयाओं को भी लालच महसूस हुआ और उसने तुरंत एक नौकरानी को बुलाया, जो नौकर के लड़के के रूप में तैयार थी। मैं भी लालटेन छोड़ना चाहता हूँ। जल्दी से मेरी लालटेन ले आओ। सभी के मजे करने के बाद डोंग युवानक सुआन और अन्य लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। ली चेनई ने यान वेंशियू की ओर झुकते हुए कहा, चचेरा भाई, हमारा चचेरा भाई वास्तव में कुछ है। उसने डोंग परिवार की लड़कियों को काफी समझाया और अंत में उनके भाई को चीजों को सुचारू करने के लिए आगे आना पड़ा। यान वेंशियू ने दाओहुआ की ओर देखा, उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। वास्तव में जब बड़ी बहन आसपास खेलती है तो यह काफी मजेदार होता है। जानकार और अच्छे व्यवहार वाली युवा महिलाओं को देखने की आदत होने के कारण बड़ी बहन जैसी बहनें ही अधिक आकर्षक थीं। जब सभी ने अपनी लालटेनें छोड़ दी तो वे एकत्र हुए और कुछ देर तक बातें करते रहे। यह 2:30 से 9 बजे की छठी अवधि है। हमें वापस जाना चाहिए, दाओहुआ ने जियो येयांग से कहा। उनकी चाची और चाचा चिंतित हो रहे होंगे। डोंग युवानयाओं ने दाओहुआ की छाती पर पहनी पॉकेट घड़ी पर नजर डाली और अपने होंठ भींच लिए। उसके पास ऐसी कोई चीज भी नहीं थी। जियो येयांग ने सिर हिलाया, वास्तव में देर हो रही थी, फिर मैं झाओ इर्गो को तुम्हें वापस ले जाऊंगा। दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, उसे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, सड़कों पर अब उतनी भीड़ नहीं है। हम खुद ही वापस जा सकते हैं। जियो येयांग ने बिना किसी चर्चा के झाओ इर्गो को बुलाया। यह देखकर दाओहुआ को समझ नहीं आया कि और क्या कहे। वैसे आप कहाँ रह रहे हैं? जियो येयांग ने उसकी ओर देखा, मेरे चाचा का प्रांतीय राजधानी में निवास है। दाओहुआ ने सिर हिलाया, हम परसों घर वापस जा रहे हैं। क्या आप हमारे साथ आ रहे हैं? जियो येयांग ने अपना सिर हिलाया, मेरे चाचा वापस आ रहे हैं। मुझे यहीं रुकना होगा और उनका इंतजार करना होगा। दाओहुआ, फिर ठीक है, अगली बार मिलते हैं। बोलने के बाद दाओहुआ ने डोंग युवानक सुआन और अन्य लोगों की ओर देखा और उनमें से प्रत्येक को अलविदा कहा। एक बार जब दाओहुआ और उसका समूह चला गया तो बाकी लोग भी अपने अपने घर लौट आए। दांग निवास। जियो येयांग को व्यक्तिगत रूप से विदा करने के बाद डोंग युवानक सुआन अपने घर लौट आया, लेकिन पाया कि उसके पिता अभी भी उसका इंतजार कर रहे थे। डोंग जियानचिंग ने अपना चाय का कप नीचे रखा और अपने बड़े बेटे की ओर संतुष्टि से देखते हुए कहा, आज रात कुछ नहीं हुआ, है ना? डोंग युवानक सुआन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, कुछ नहीं हुआ। जब छोटा राजकुमार वापस गया तो वो काफी खुश था। डोंग जियानचिंग आश्वस्त हुआ और उसने सिर हिलाया, फिर अपनी भौहें सिकोड़ ली। यह देखकर डोंग युवानक सुआन ने तुरंत पूछा, पिताजी, क्या हुआ? डोंग जियानचिंग ने थके हुए अपनी कनपटी पर हाथ फेरते हुए कहा, माँ फेयू को नानफेंग पवेलियन में नशीला पदार्थ दिया गया था और अब उसके घोटाले की खबर पूरे प्रांतीय राजधानी में फैल गई है। बीजिंग को भी इसके बारे में सुनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह सुनकर डोंग युवानक सुआन ने घृणा का भाव दिखाया और मजाक उड़ाया, माँ परिवार वास्तव में औचित्य की भावना खो रहा है। डोंग जियानचिंग ने अपने बेटे की ओर देखा, कुछ चीजें अपने तक ही सीमित रखना बेहतर होता है, उन्हें जोर से मत बोलें। फिर वो कुछ देर के लिए चुप हो गया, यह छोटे राजकुमार का काम नहीं था, है ना? बीच में लिटिल प्रिंस और दाओहुआ की अनुपस्थिति को याद करते हुए डोंग युवानक सुआन को अपने दिल में एक झटका महसूस हुआ। लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया, भले ही छोटे राजकुमार को शरारत करनी पड़े,
वह चचेरे भाई यान को नानफेंग मंडप में नहीं ले जाएगा। यह नहीं था। डोंग जियानचेंग ने आगे जांच नहीं की। अगर ऐसा नहीं होता तो बेहतर होता। मा फेयू प्रांतीय राजधानी में अधिक समय तक नहीं रहेंगे। इस अवधि के दौरान लिटिल प्रिंस को उनसे दूर रखें। डोंग युवानिक्सुआन ने सिर हिलाया, मैं समझता हूँ। चैप्टर 188, दाओहुआ कौन है? बड़ी बहन, आप और छोटा राजकुमार आज रात कहाँ गए थे? ली निवास पर वापस जाते समय यान वेंशियू अभी भी मदद नहीं कर सका, लेकिन चिंता के साथ पूछा। दाओहुआ, हम कहीं विशेष नहीं गए, बस लापरवाही से सड़क पर लगे लालटेनों को देखा। यान वेंशियू ने दाओहुआ पर गहरी नजर डाली। हालांकि छोटा राजकुमार हमारे परिवार से परिचित है, फिर भी वह एक बाहरी व्यक्ति है। भविष्य में मेरे या वेनकाई के बिना उसके साथ अकेले बाहर न जाना बेहतर है। दाओहुआ को पता था कि वह आज रात कुछ हद तक लापरवाह थी, इसलिए उसने आज्ञाकारी रूप से अपना सिर हिलाया। बड़े भाई, मैं गलत थी, और मैंने आपको चिंतित कर दिया। निश्चिंत रहें, अब से चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मैं आपको पहले ही बता दूंगी। यह देखकर यान वेंशियू ने और कुछ नहीं कहा। जागीर में लौटने के बाद जब उसकी चाची और चाचा ने दाओहुआ और जियो येआन के लालटेन देखने के दौरान सभी से अलग होने के बारे में सुना, तो वे भी उसे बातचीत के लिए एक तरफ ले गए। यह जानते हुए कि वह गलत थी, दाओहुआ ने यथासंभव विनम्र रहते हुए विनम्रतापूर्वक उनकी बातें सुनी। श्रीमती फैन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, इस लड़की में औचित्य की भावना है। आज रात सभी से अलग होना शायद अप्रत्याशित था, आइए उसे अब और न डांटें। दाओहुआ ने बार बार सिर हिलाया। उस समय जब उसने जियो येआन को डीफू के साथ जल्दी से भागते देखा, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया पकड़ने की थी। जब तक वह उनके पास पहुंची, तब तक वह अपने बड़े भाई और अन्य लोगों से काफी दूर हो चुकी थी। उसने वापस जाकर उन्हें बताने के बारे में सोचा, लेकिन उसे डर था कि जियो येआंग उसका इंतजार नहीं करेगा, इसलिए वह केवल अपना सिर नीचे रख सकती थी और उसके पीछे चल सकती थी। ली जिंगचांग, फिर भी आपको यह सबक याद रखना चाहिए। हालांकि प्रांतीय राजधानी में सुरक्षा अच्छी है, लेकिन जेबख्तरों के बिना इसकी गारंटी नहीं है। दाओहुआ, चाचा, चाची, दाओहुआ समझता है। मैं निश्चित रूप से अगली बार वही गलती नहीं करूंगा। ली झिंगनियन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम सब एक दिन के लिए बाहर खेल रहे हैं और हर कोई थक गया है। वापस जाओ और आराम करो। यह सुनकर दाओहुआ ने तुरंत अपने दोनों चचेरे भाइयों को कमरे से बाहर निकाला। दाओहुआ को जल्दबाजी में पीछे हटते देख कमरे में मौजूद सभी वयस्क हंस पड़े। यह लड़की आमतौर पर एक छोटी वयस्क की तरह व्यवहार करती है, लेकिन जैसे ही वह कोई गलती करती है, वो तुरंत अपना असली रंग दिखा देती है। आखिरकार वह एक बच्ची है। डांटे जाने से कौन नहीं डरता। पहले महीने के 16वें दिन दाओहुआ और उसके भाई बहन पूरे दिन घर पर रहे और ली परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताया। पहले महीने के 17वें दिन 3 भाई बहन ली जिंगनन के साथ जिंगझोउ की वापसी यात्रा पर निकल पड़े। ली निवास का द्वार। ली परिवार के सदस्यों को एक एक करके अलविदा कहने के बाद भाई बहन अपने घर की यात्रा के लिए गाड़ी में सवार हो गए। गाड़ी को धीरे धीरे दूरी में गायब होते देख बहनें ली जिक्सुआन और ली जिक्सन अनिच्छा से देखती रहीं। श्रीमती फैन मुस्कुराई, क्या आप उस लड़की दाओहुआ को जाने देने को तैयार नहीं हैं? ली जिक्सन तुरंत आगे आई और श्रीमती फैन से हाथ मिलाया। माँ, चचेरी बहन के साथ रहना बहुत मजेदार है, यह कभी उबाऊ नहीं होता। और वह बहुत कुछ जानती है। जैसे ही उसने बात की, उसने अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू कर दिया। वह बागवानी कर सकती है, वाइन बना सकती है, और यहाँ तक रूज और फेस पाउडर भी बना सकती है। वह हमारे लिए जो पौष्टिक क्रीम लेकर आई है, वह गुइक्सियू पवेलियन में बिकने वाली क्रीम से भी बेहतर है। और वह गणित में अच्छी है। ली जिक्सुआन ने आवाज लगाई। ली जिक्सन ने तुरंत सिर हिलाया, बिल्कुल। चचेरी बहन अबेकस में बहुत तेज है, हमारे बड़े भाई से भी तेज। ओह, और वह बड़े भाई से भी तेज मानसिक गणना कर सकती है। श्रीमती जियान ने हंसते हुए कहा, दाओहुआ के पास एक चतुर दिमाग है। काश वह एक लड़का होती।
श्रीमती फैन ने तुरंत कहा, लड़की होने में क्या बुराई है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है कि दाओहुआ एक लड़की है। इतनी नाजुक लेकिन तेज और बुद्धिमान बेटी होने पर मैं अपने सपनों से मुस्कुराते हुए जागूंगी। जागीर के अंदरूनी हिस्से की ओर चलते हुए समूह ने बातचीत जारी रखी। आह, समय बहुत तेजी से उड़ता है। अगली बात जो आप जानते हैं, अकादमी फिर से शुरू होने वाली है। गाड़ी में यान वेंकाई ने पर्दा उठाया। व्यस्त सड़कों को देखते हुए उसका चेहरा अनिच्छा से भर गया। ली झिंगनियन ने हंसते हुए कहा, आपके पास खेलने के लिए बहुत सारे दिन हैं। अब समय आ गया है कि आप शांत हो जाएं और अपनी पढ़ाई पर लौट आएं। अगले साल, अगले चीनी नववर्ष पर, आपके चाचा आपको लालटेन महोत्सव के लिए फिर से प्रांतीय राजधानी में आमंत्रित करेंगे। यान वेनकाई ने तुरंत ताली बजाई और खुशी मनाई। महान, महान, छोटे चाचा, आप अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकते। ली झिंगनियन ने मुस्कुराते हुए अपने भतीजे पर कड़ी नजर डाली और उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारे चाचा कब अपने शब्दों से पीछे हटे हैं। इतना कहने के बाद उसने कुछ हद तक नींद में डूबे दाओहुआ पर नजर डाली और अपनी आवाज धीमी कर ली। इसे नीचे रखो। तुम्हारी चाची ने कहा कि तीनों लड़कियां देर रात तक बातें करती हैं। अपनी बहन को थोड़ी देर सोने दो। यह सुनकर यान वेंकाई ने बात करना बंद कर दिया और गाड़ी के बाहर के दृश्य पर ध्यान केंद्रित किया। दाओहुआ को सचमुच नींद आ रही थी। कल रात उसके चचेरे भाइयों ने कहा कि वे उसे जाने देना बर्दाश्त नहीं कर सकते और साथ सोने की जिद करने लगे। वो उन्हें अस्वीकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह सहमत हो गई। इस प्रकार अकेले सोने की आदत होने के कारण वह अनिद्रा से पीड़ित हो गई। वह इतनी स्तब्ध अवस्था में थी कि उसे तभी झपकी आ सकी जब लगभग भोर हो गई। गाड़ी आगे पीछे हिलती रही, जिससे दाओहुआ को ऐसी नींद आ गई कि वह बस वांग मनमन पर झुक गई और सो गई। टकराना। यात्रा के बीच में दाओहुआ की गर्दन इतनी गहरी नींद में अकड़ गई कि वह भूल गई कि वह एक गाड़ी में थी और ऐसे लुढ़क गई जैसे वह बिस्तर पर थी, जो दुखद रूप से सामने आया क्योंकि वह सीधे सीट से गिर गई। याद। वांग मैनमैन चौंक गया और उसने जल्दी से उसकी मदद की। दाओहुआ ने बैठते ही मुंह बना लिया। उसकी तंद्रा पूरी तरह से दूर हो गई और उसने गाड़ी के चारों ओर देखा, यह देखते हुए कि यह सिर्फ वह और वांग मनमन थे। चाचा, बड़ा भाई और चौथा भाई कहाँ हैं? वांग मैनमैन ने उत्तर दिया, युवा मास्टर कुछ स्याही और कागज खरीदना चाहते थे, इसलिए दूसरे चाचा उन्हें स्टोर में कुछ चुनने के लिए ले गए। दाओहुआ ने गाड़ी के पर्दे का एक कोना उठाया और देखा, सचमुच उनकी गाड़ी एक किताबों की दुकान के बाहर रुकी हुई थी। पर्दा नीचे करते हुए दाओहुआ ने फिर से वांग मैनमैन के कंधे पर झुकने से पहले अपने शरीर को इधर उधर घुमाया, थोड़ी देर के लिए झपकी लेने की तैयारी कर रही थी। हालांकि पिछली गिरावट ने उसे मानसिक रूप से परेशान कर दिया था और चाहे उसने अपनी आंखें कितनी भी बंद कर ली, वह अब सो नहीं सकती थी। वे अभी तक वापस कैसे नहीं आए? कुछ देर इंतजार करने और यह देखने के बाद कि कोई नहीं लौटा है, दाओहुआ ने फिर से गाड़ी का पर्दा उठाया और देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि सड़क पर लोग आगे किसी चीज की ओर भाग रहे थे। कोचवान नौकर ने उत्तर दिया, आगे वाले को पीटा गया है और ऐसा लगता है कि चौथा मालिक उत्साह देखने गया है। दाओहुआ ने भौहें चढ़ाईं, किसी को फिर से पीटा जा रहा है। उसने अभी अभी लैंटर्न फेस्टिवल में एक फेरी वाले को पीटते देखा था और यहाँ यह आज फिर से हो रहा था। इस प्रांतीय राजधानी में सुरक्षा वास्तव में उतनी अच्छी नहीं थी। उसी समय ली जिंगियान का नौकर दौड़ता हुआ आया। मिस, मालिक और अन्य लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, उसने मुझसे गाड़ी पकड़ने के लिए कहा। दाओहुआ ने सिर हिलाया, पर्दा नीचे कर दिया और गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। कुछ ही देर में गाड़ी रुकी और दरवाजा खुला और ली जिंगियान यान भाइयों के साथ रेंगते हुए अंदर आ गए। इन दिनों कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जो लोग माल ले जाते हैं उन्हें अक्सर लूट लिया जाता है। ली जिंगियान ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। यान वेनकाई ने कहा, वह व्यक्ति काफी दयनीय है। एक वयस्क व्यक्ति है। अगर उसे मौत के घाट नहीं उतारा गया होता तो वह निश्चित रूप से इन सभी लोगों के सामने इतनी बुरी तरह से नहीं रोता।
सोबसिस्क, गाड़ी के अंदर दबी हुई रोने की आवाज आई। दाओहुआ ने आश्चर्य व्यक्त किया, कितना हृदय विदारक, कितनी बेरहमी से उसे पीटा गया। जैसे ही वह बोली, वो बाहर देखने के लिए पर्दा उठाने से खुद को नहीं रोक सकी। इस समय जो लोग पिटाई कर रहे थे वे पहले ही चले गए थे, केवल पीटे गए व्यक्ति और मुट्ठी भर दर्शकों को छोड़कर। ठीक है, देखना बंद करो, चलो चलते हैं। ली झिंगनियन ने गाड़ी के दरवाजे को थपथपाया और कोचमैन को आगे बढ़ने का संकेत दिया। एक पल इंतजार करें। जैसे ही गाड़ी पीटे गए आदमी के पास से गुजरी, दाओहुआ ने अचानक पर्दा उठा दिया। उसका आधा शरीर बाहर की ओर झुक गया। भाई सियाओलियू इस समय अत्यधिक निराशा की स्थिति में था, क्योंकि उसने माल खो दिया था। एस्कॉर्ट टीम भारी नुकसान की भरपाई नहीं कर सकी और किन वू को अन्य लोगों के साथ जेल में डाल दिया गया था, और यदि वे फिरौती की रकम नहीं ला सके तो उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा। लेकिन फिरौती 1000 टन चांदी से अधिक थी। भले ही उसने खुद को बेच दिया, लेकिन वह पर्याप्त इकट्ठा नहीं कर सका। इन दिनों वो बिना सिर वाली मक्खी की तरह शहर के चारों ओर दौड़ रहा था, और आज आखिरकार उसने लेनदार को सड़क पर रोक दिया था, इस उम्मीद में कि वह पहले किन्वू और अन्य लोगों को रिहा करने के लिए दया की गुहार लगाएगा, ताकि उन्हें एक साथ चांदी कुरेने के लिए कुछ समय मिल सके। कौन जानता था, इससे पहले कि वह कुछ शब्द कह पाता, दूसरे पक्ष ने अपने लोगों को उसे बेरहमी से पीटने का आदेश दिया और जाने से पहले धमकी दी कि यदि 3 दिनों में चांदी तैयार नहीं हुई तो उसके भाई को निर्वासित कर दिया जाएगा। 3 दिन, इतना कम समय उसे तोड़ने की हद तक कुचल रहा था, और तभी उसे लगा कि उसने किसी को उसे बुलाते हुए सुना है। शियाओलियू ने हैरानी से ऊपर देखा। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी उसके सामने रुकी, और ब्रोकेड कपड़ों में एक छोटी लड़की गाड़ी से नीचे कूद गई और तेजी से उसकी ओर चल दी। भाई सियाओलियू बस अपने सामने परी जैसी छोटी लड़की को घूरता रहा, एक पल के लिए भूल गया कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। दाओहुआ ने जियाओलियू के सामने अपना हाथ लहराया। भाई जियाओलियू, क्या आप मुझे याद करते हैं? मैं दाओहुआ हूँ। दाओहुआ, सियाओलियू ने अभी भी चकित होते हुए कहा। दाओहुआ कौन है? दाओहुआ, नो माउथ फेस, डेडपैन फेस, नो माउथ फेस। चैप्टर 189, नियुक्ति। दाओहुआ, सियाओलियू ने पहले हैरान चेहरे से दाओहुआ की ओर देखा, फिर जैसे उसे कुछ याद आया, उसकी आंखें उभर आई, और उसने अपने चेहरे पर आश्चर्य के साथ दाओहुआ की ओर देखा। क्या आप उस समय के छोटे दाओहुआ हैं जब हम मानव तस्करों से लड़े थे? उसे याद करते देख दाओहुआ ने तुरंत अपना सिर हिलाया। वाह! दाओहुआ को सिर हिलाते देखकर जियाओलियू चिल्लाया, वाह! और जोर से सिसकने लगा। उसका रोना अत्यंत दुखद, उन्मादपूर्ण था, यहाँ तक उस बच्चे की तरह था जो अंधेरे में खो गया था और आखिरकार उसे अपना परिवार मिल गया था, जो अपने दिल की सारी घबराहट और डर को दूर करने के लिए बेताब था। सियाओलियू को एक बच्चे की तरह रोते हुए देखकर दाओहुआ चुप रहा, बस उसके पास खड़ा रहा, स्थिर रहा, उसे बिना हड़बड़ाए या कोई सवाल पूछे देखता रहा, चुपचाप उसके दिल में दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने का इंतजार करता रहा। उनके पीछे वांग मैनमेन ने पस्त और घायल जियाओलियू को सहानुभूति के साथ देखा। जब उसके अपने पिता का सामान खो गया था, तो उसे भी उसके नियोक्ता ने पीट पीट कर मरणासन कर दिया था। वह अभी भी कहीं न जाने की हताश, निराशाजनक भावना को स्पष्ट रूप से याद कर सकती है। बाद में उसके पिता की मृत्यु हो गई, और वह बिल्कुल अकेली रह गई। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उसे खुद को दास्ता के लिए बेचना पड़ा। भगवान का शुक्र है, वह भाग्यशाली थी कि उसे एक दयालु युवा महिला मिली, जिसने न केवल उसे रहने के लिए जगह दी, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उसके पास पर्याप्त भोजन और कपड़े हों ताकि उसे अब भूख और ठंड से पीड़ित न होना पड़े। ली झिंगनियन और अन्य दो जो गाड़ी से बाहर निकले थे, जियाओलियू को इतनी गहराई से रोते हुए देखकर उनके दिलों में भी असहजता महसूस हुई। जियाओलियू थोड़ी देर तक रोता रहा, फिर उसकी आवाज धीरे धीरे कम हो गई जब तक कि वह रुकना शुरू नहीं हो गई। उसे आंसुओं और बलगम से लथपथ देखकर दाओहुआ ने अपना रुमाल निकाला, और जैसे ही वह उसे जियाओलियू को सौंपने वाली थी, वांग मैनमेन ने उसे रोक दिया। मिस, इसके बजाय मेरा उपयोग करें।
किसी युवा महिला का रुमाल किसी बाहरी व्यक्ति को इतनी लापरवाही से नहीं देना चाहिए। यह कहते हुए वांग मेनमेन ने जियाओलियू के हाथ में अपना रुमाल थमा दिया। अपने हाथ में रुमाल को देखते हुए जियाओलियू शर्मा गया, उसकी आवाज में रुकावट आ गई और उसने अपनी आस्तीन से अपना चेहरा पोंछ लिया। फिर उसने दाओहुआ की ओर देखा। यह देखकर कि उसकी भावनाएं स्थिर हो गई थीं, दाओहुआ ने अंततः पूछा, भाई जियाओलियू, आप यहाँ कैसे पहुँचे? अंकल किन और अन्य लोगों के बारे में क्या? जैसे ही किन वू का उल्लेख किया गया, जियाओलियू खुद को रोक नहीं सका और फिर से रोने लगा। उसकी आवाज सिसकने से भर गई। भाई वू और अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है, वे अभी कालकोठरी में बंद हैं। दाओहुआ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे ठीक ठीक बताओ कि क्या हुआ था। जियाओलियू ने अपनी आंसुओं भरी आवाज में कहानी सुनाई। जो सामान हम ले जा रहे थे उसे लूट लिया गया और नियोक्ता हमें गवर्नर के कार्यालय में ले गया। चूंकि हम नियोक्ता के नुकसान की भरपाई नहीं कर सके, भाई वो और अन्य को अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया। अगर हम फिरौती नहीं दे सकते तो उन्हें श्रम करने के लिए सीमा पर निर्वासित कर दिया जाएगा। यह सुनकर दाओहुआ ने पीछे मुड़कर अपने चाचा और दो भाइयों की ओर देखा। ली जिंगनन ने सिर हिलाया, गवर्नर कार्यालय के पास ऐसे नियम हैं। दाओहुआ ने फिर से जियाओलियू की ओर रुख किया, तुम्हारे ऊपर कितनी चांदी बकाया है? जियाओलियू ने व्यथित चेहरे के साथ कहा, सामान और मुआवजे के साथ यह कुल 1000 टन चांदी है। 1000 टन? यह इतनी अधिक चांदी है, मैं इतनी रकम कहाँ से इकट्ठा करूंगा? जैसे ही वह बोल रहा था, उसने आंसुओं के साथ दाओहुआ की ओर देखा और फिर ली जिंगनन और उसके पीछे उसके साथियों की ओर देखा, और फिर अचानक थपथपाते हुए वह दाओहुआ के सामने घुटनों के बल बैठ गया। छोटे भाई दाओहुआ, नहीं, बहन दाओहुआ, यदि यदि आप हमें इस संकट से उबरने में मदद कर सकते हैं, तो मैं, भाई वो और अन्य लोगों के साथ आपको चुकाने के लिए बैलों और घोड़ों की तरह काम करूंगा। जियाओलियू ने अपने दिल में बहुत अधिक आत्मविश्वास के बिना ये शब्द कहने के लिए अपना पूरा साहस जुटाया था। सबसे पहले, वह दाओहुआ से बहुत परिचित नहीं था, क्योंकि वे केवल उसकी यात्रा के दौरान उसके साथ थे। दूसरा, 1000 टन चांदी कोई छोटी रकम नहीं थी। हालांकि उनके कपड़े अच्छे लग रहे थे, क्या वे एक साथ इतनी सारी चांदी दे सकते थे? इसके अलावा वह जानता था कि इस तरह पूछना उसके लिए बहुत धृष्टता थी, लेकिन इस वक्त उसके पास कोई और चारा नहीं था। भाई वो और अन्य लोग अपने परिवारों का मुख्य सहारा थे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके परिवार का गुजारा कैसे होगा? इसलिए वो केवल निर्लजता पूर्वक विनती ही कर सका। दाओहुआ ने जियाओलियू को उठने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो ठीक से बात करते हैं। पहले खड़े हो जाओ। जियाओलियू ने दाओहुआ की ओर देखा और उत्सुकता से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें आशा से भर गईं। दाओहुआ एक पल के लिए चुप हो गया, फिर मुड़ा और ली जिंगनन और यान वेनकाई की ओर चला गया। दाओहुआ को इस तरह देखकर यान वेनशियू को पता था कि उसका क्या मतलब है। आप उनकी मदद करना चाहते हैं? दाओहुआ ने सिर हिलाया, अगर यह उनके अनुरक्षण के लिए नहीं होता तो मेरी दादी, मेरा तीसरा भाई और मैलिनी काउंटी में सुरक्षित रूप से नहीं पहुंच पाते। ली झिंगनियन की भौहें अस्वीकृति में डूब गईं। 1000 टन चांदी कोई छोटी रकम नहीं थी। दाओहुआ ने तुरंत जारी रखा, यह सिर्फ उनकी मदद करने के बारे में नहीं है। ली जिंगियान ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए पूछा, ओह, आप और क्या सोच रहे हैं? दाओहुआ, मैं उन्हें नौकरी पर रखना चाहता हूँ। हम, ली जिंगनन, यान वेनशियू और यान वेनकई सभी ने एक ही समय पर देखा। दाओहुआ, भाई जियाओलियू और अंकल किनवू सामान ले जाने और पहुंचाने के व्यवसाय में हैं। उन सभी के पास उत्कृष्ट मार्शल कौशल हैं। मैं उन्हें हमारे परिवार के आंगन रक्षक के रूप में नियुक्त करना चाहता हूँ। यह सुनकर यान वेनशियू की आंखें अचानक चमक उठीं। हालांकि परिवार ने धीरे धीरे कुछ नौकर हासिल कर लिए थे, लेकिन उनमें से लगभग कोई भी मार्शल आर्ट नहीं जानता था या सुरक्षा जिम्मेदारियां नहीं ले सकता था। जितना अधिक समय उन्होंने लिटिल प्रिंस और डोंग युवानक्सुआन के आसपास बिताया, उतना ही अधिक उन्होंने सक्षम लोगों को अपने साथ रखने के महत्व को समझा।
इसके बाद उन्होंने सुना जब दाओहुआ ने बोलना जारी रखा, सबसे बड़ा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई, आप सभी वांग्यू अकादमी में पढ़ते हैं। हालांकि आपके साथ नौकर हैं, लेकिन मार्शल आर्ट में कुशल लोगों के साथ यह उतना सुरक्षित नहीं है। हर बार जब आप घर से निकलते हैं, तो दादी और माँ वास्तव में काफी चिंतित रहती हैं, उन्हें सड़क पर कुछ अप्रत्याशित घटना का डर रहता है। इसके अलावा हमारे पिता एक राज्यपाल के रूप में कई तरह के मामलों से निपटते हैं और अनजाने में किसी के हितों का अतिक्रमण कर सकते हैं। उन्हें भी अपनी ओर से कुछ कुशल संरक्षकों की आवश्यकता है। दाओहुआ के नपे तुले विश्लेषण को सुनकर ली जिंगनन ने वास्तव में इस 10 वर्षीय भतीजी को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया। जहां तक के लिए गार्डों को नियुक्त करने की बात है, उसने सोचा शायद उसकी छोटी बहन और जीजाजी ने भी इस पहलू पर विचार नहीं किया होगा। दाओहुआ अपने स्पष्ट रूप से उत्सुक बड़े भाई की ओर मुड़ी और मुस्कुराई, आप क्या सोचते हैं सबसे बड़े भाई? यदि आपको भी यह संभव लगता है, तो मैं भाई शियाओलियू से पूछूंगी कि क्या वह इच्छुक है। यान वेनशियू ने ली जिंगनन की ओर रुख किया, आप क्या सोचते हैं अंकल? ली झिंगनियन बहुत खुश थे कि यान वेनशियू ने निर्णय लेने से पहले उनकी राय मांगी, लेकिन उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे आपके परिवार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बेशक, अगर आपको चांदी की जरूरत है, तो मेरे पास अभी भी कुछ पेशकश है। यह सुनकर यान वेनशियू को पता चला कि उसके चाचा सहमत हैं। एक पल सोचने के बाद उसने दाओहुआ से पूछा, बड़ी बहन, उनके चरित्र के बारे में क्या? दाओहुआ ने अंकल किनवू और अन्य लोगों के व्यवहार के बारे में सोचा। वे अपनी पहल पर परेशानी शुरू नहीं करते हैं, लेकिन दिल से उनमें अभी भी एक दयालु प्रवृत्ति है। यान वेनशियू, अगर ऐसा है, तो आइए बड़ी बहन के सुझाव का पालन करें। दाओहुआ मुस्कुराया, ठीक है, तो मैं अब भाई जियाओलियू से पूछूंगा। जब शियाओलियू ने दाओहुआ को लौटते देखा, तो उसका दिल पसीज गया और उसने घबराहट से उसकी ओर देखा। भाई शियाओलियू, मेरा परिवार तुम्हें नौकरी पर रखना चाहता है। क्या तुम इच्छुक हो? यह सुनकर जियाओलियू अचंभित रह गया, करो। किस तरह का काम करो? दाओहुआ ने यान वेनशियू और अन्य लोगों की ओर इशारा किया, वे मेरे दो भाई हैं। वे बाहर पढ़ते हैं और अक्सर घर और अकादमी के बीच यात्रा करते हैं। उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए किसी की जरूरत है, और वहाँ मेरे पिता हैं। सियाओलियू ने तुरंत बार बार सिर हिलाया, इच्छुक, बिल्कुल इच्छुक। वे पहले से ही अंगरक्षकों के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे थे, और अब यह केवल सामान की रखवाली से लोगों की रक्षा करने की बात थी। हवा और बारिश के संपर्क में आने पर सामान ले जाना लोगों की सुरक्षा करने जितना आसान और स्थिर नहीं था। दाओहुआ ने फिर पूछा, क्या आप अंकल किनवू और अन्य लोगों की ओर से निर्णय ले सकते हैं? सियाओलियू ने सिर हिलाया, हाँ, वास्तव में भाईवू और बाकी लोगों ने पहले परिवार संरक्षक के रूप में नौकरी की मांग की थी, लेकिन उन्हें नहीं चुना गया। अगर वे घर बसा सकते हैं, तो कौन पूरे साल बाहर एस्कॉर्ट करना चाहेगा? फिर यह तय हो गया, हम उन्हें छुड़ाने के लिए राज्यपाल के कार्यालय जाएंगे। चैप्टर 190, गूंगा भाग्य। बड़ी बहन, क्या हम इस तरह सीधे गवर्नर कार्यालय जा रहे हैं? दाओहुआ को जियाओलियू को गवर्नर कार्यालय की ओर ले जाते हुए देखकर यान वेनकाई ने जल्दी से पूछा। दाओहुआ अपनी जगह पर रुक गई, हैरान होकर उसने पूछा, नहीं तो? यान वेनकाई ने कहा, क्या हमें पहले भाई डोन को सूचित नहीं करना चाहिए? उनकी मदद से चीजें निश्चित रूप से बहुत आसान हो जाएंगी। दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, उन समस्याओं के लिए जिन्हें पैसे से हल किया जा सकता है, एहसानों का उपयोग न करने का प्रयास करें। बहुत अधिक एहसान करना अच्छा नहीं है। भाई जियाओलियू के साथ मामला गंभीर नहीं है, बस मोचन चांदी का भुगतान करें और वे उसे रिहा कर देंगे। दूसरों को परेशान क्यों करें? यह सुनकर उनके बगल में चल रहे ली झिंगनियन ने फिर से दाओहुआ की ओर देखा, उसकी आंखों में पश्चाताप का भाव था। यदि दाओहुआ एक लड़का होती, तो उसके मन की स्पष्टता को देखते हुए उसका भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल होता। इस पर विचार करने के बाद ली जिंगियान ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या होगा यदि गवर्नर का कार्यालय हमें इसलिए धमकाता है क्योंकि हम अपरिचित चेहरे हैं
और हमें कठिन समय देते हैं। दाओहुआ अचंभित रह गया, ऐसा नहीं होगा, है ना? क्या हम चांदी का भुगतान नहीं करने जा रहे हैं? ली झिंगनियन ने अपना सिर हिलाया, हार्दिक ईमानदारी से बोलते हुए, आपने बहुत कम अनुभव किया है। मैं आपको बता दूं, गवर्नर कार्यालय के लोगों से निपटना बहुत मुश्किल है। भले ही हम चांदी की पेशकश करते हैं, अगर वे जानबूझकर हमें परेशान करना चुनते हैं, तो यह उनके लिए बहुत आसान होगा। उन्होंने शियाओलियू की ओर इशारा करते हुए यह बात कही। अभी आपने उसे पीटने वाले व्यक्ति का अहंकार नहीं देखा। मैं यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि वह व्यक्ति गवर्नर कार्यालय के अधिकारियों से परिचित होगा। यदि वह उसे न छोड़ने पर अड़ा रहा तो क्या होगा? दाओहुआ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वह जब हम उस पुल पर आएंगे तो उसे पार कर लेंगे। अभी के लिए आइए देखें कि क्या हम स्वयं समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि हम वास्तव में प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, तो हम जियो येयांग को ढूंढेंगे। यान वेनकाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। भाई डोन के बजाय लिटिल प्रिंस की तलाश क्यों? क्या भाई डोन से बात करना लिटिल प्रिंस की तुलना में आसान नहीं है? बिना दोबारा सोचे, दाओहुआ ने उत्तर दिया, क्योंकि जियो येयांग हमारे परिवार के करीब है। जहां तक डोन का सवाल है, वह केवल जियो येयांग के चेहरे के कारण हमसे परिचित है, अधिक से अधिक वह थोड़ा परिचित अजनबी है। यान वेनकाई ने अपना सिर खुजलाया, क्या ऐसा है? दाओहुआ ने सिर हिलाया, हाँ, चौथे भाई, इसके बारे में ध्यान से सोचो। अगर यह जियो येयांग के लिए नहीं होता, तो क्या भाई डोंग हम पर कोई ध्यान देते? यान वेनकाई ने अपना सिर हिलाया। दाओहुआ ने अपने हाथ फैलाए, यह आपके पास है। जियो येयांग कभी कभी थोड़ा अहंकारी लग सकता है और उससे संपर्क करना आसान नहीं है, लेकिन जब बात आती है कि वो हमारे परिवार से कितनी निकटता से जुड़ा है, तो निश्चित रूप से वो हमारे परिवार से कितना करीब है। जब वे गवर्नर के कार्यालय की ओर जियाउलियू का अनुसरण कर रहे थे तो उन दोनों ने बात की। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जिस स्थान पर वे खड़े थे उसके ठीक बगल में एक चाय का घर था। इस समय चाय घर की दूसरी मंजिल पर खिड़की के पास तीन शानदार कपड़े पहने युवा मास्टर यान परिवार की घटती आकृतियों को देखने के लिए अपनी गर्दनें ऊपर उठा रहे थे। एक परिचित अजनबी, डोंग युवानिक सुआन ने कड़वी मुस्कान के साथ इन शब्दों को चबाया, तो मिस यान के दिल में, मैं सिर्फ एक अजनबी हूँ। उसके बगल में सू हुनगक्सन ने भी अपने होंठ सिकोड़ लिए, तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए, कम से कम तुम्हें उसके भाई बहनों ने पाला है। जहां तक बात है, उन्होंने कभी मेरे बारे में सोचा भी नहीं। हे, पास से एक हल्की और सुखद हंसी की आवाज आई, जिसने डोंग युवानक्सुआन और सू होनगक्सन को एक साथ मुस्कुराते हुए जियो येयांग को देखने के लिए प्रेरित किया और फिर एक दूसरे पर मौन नजर डालने के लिए प्रेरित किया। जियो येयांग ने अपने अच्छे मूड को छिपाने के लिए कुछ नहीं किया, एक भौं उठाए और अन्य दो को एक आत्मसंतुष्ट रूप दिया जो उन्हें मात दे गया। इस बात से उसे बहुत खुशी हुई कि दाओहुआ ने अपने परिवार के सदस्यों के सामने उससे अपनी निकटता नहीं छिपाई। जियो येयांग को इतना खुश देखकर डोंग युवानक्सुआन को उसकी और अधिक चापलूसी करने में कोई आपत्ति नहीं हुई। इसलिए उसने नाराजगी से कहा, पिछली बार जब मैंने यान वेनशियू से औषधीय स्नान के लिए नुस्खा पूछा था, तो वह आदमी इधर उधर भटकता रहा। लेकिन तब मुझे पता चला कि मिस यान ने इसे व्यक्तिगत रूप से लिटिल प्रिंस को दिया था। निकटता में अंतर वास्तव में स्पष्ट है। आह भरते हुए उसने सिर हिलाया। सू होनगक्सन ने चिल्लाते हुए कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भोजन के साथ भी। हर बार जब वे छुट्टियों के लिए अकादमी से वापस आते हैं, तो यान वेनकाई और अन्य लोगों के पास जो कुछ भी होता है, लिटिल प्रिंस को हमेशा एक हिस्सा मिलता है। जहां तक बात है, हम केवल स्वाद के लिए वेनताओ और वेनकाई के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मिस यान का पक्षपात इतना स्पष्ट, निर्भीक है, यहाँ तक हमारी नाराजगी का भी डर नहीं है। हे, डोंग युवानिक्सुआन ने उपहास करते हुए कहा, क्या तुमने उन्हें यह कहते हुए नहीं सुना कि हम सिर्फ परिचित अजनबी हैं? अगर हम किसी बात पर नाराज हो या नहीं, तो उन्हें इसकी परवाह क्यों होगी? उनकी ईर्ष्यालु भावों को देखकर जियो येयांग का मूड और भी अच्छा हो गया। दाओहुआ वास्तव में उसके प्रति उदार था, वह यान वेनकाई के साथ साथ हमेशा अच्छी चीजें,
चाहे वे स्वादिष्ट हो या उपयोगी, तैयार करता था। जहां तक डोंग युवानक्सुआन और अन्य लोगों का सवाल है, उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं मिला। कुछ चीजें आप तब तक नहीं जानते जब तक आप तुलना न करें, और एक बार जब आप तुलना कर लेते हैं, तो श्रेष्ठता की भावना तुरंत उभर आती है। जियो येयांग दोनों को अधिक उत्तेजित नहीं करना चाहता था, और उसने गंभीरता से कहा, क्या आप दाओहुआ और मेरे बीच के रिश्ते से तुलना कर सकते हैं? हमारी दोस्ती जीवन परीक्षित है। जरा सोचिए, उन्होंने मिलकर मानव तस्करों से मुकाबला किया था, भीख मांगी थी और भिखारी की भूमिका भी निभाई थी। यह बंधन, हाँ, जैसा कि दाओहुआ ने कहा, उनकी दोस्ती एक क्रांतिकारी दोस्ती थी, अविनाशी। कुछ देर तक मजाक करने के बाद डोंग युवानक्सुआन ने देखा कि यान परिवार चला गया था और उसने जियो येयांग की ओर देखा। छोटे राजकुमार, क्या मुझे उन्हें सचेत करने के लिए किसी को भेजना चाहिए? जियो येयांग एक पल के लिए चुप हो गया। अगर दाओहुआ इसे खुद संभालना चाहती है, तो उसे ऐसा करने दो। हालांकि फिर भी चीजों पर नजर रखने के लिए किसी को भेजो। वह रुके, फिर कहा, यदि गवर्नर कार्यालय के अधिकारी चीजों को कठिन बनाते हैं, तो चुपचाप उन्हें सूचित करें, बस दाओहुआ और अन्य लोगों को पता न चलने दें। यह सुनकर डोंग युवानक्सुआन ने जियो येयांग की ओर देखा। आश्चर्य की एक झलक तेजी से उसकी आंखों में चली गई। छोटा राजकुमार यान परिवार के प्रति अधिक आग्रही होता जा रहा था। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि वो मिस यान के प्रति अधिक आग्रही था। अतीत में, हालांकि छोटा राजकुमार मिस यान के प्रति काफी दयालु था, वह दूसरों की तुलना में थोड़ा ही बेहतर था, लेकिन अब वो उसकी भावनाओं और मनोदशा पर भी विचार करता था। जिस व्यक्ति को लाड़ प्यार की आदत हो, उसके लिए दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना आसान बात नहीं है। दरअसल, लिंटन फेस्टिवल के दिन उसे धीरे धीरे महसूस हुआ कि छोटा राजकुमार मिस यान के करीब आ रहा था। उस दिन सबके अलग होने के बाद क्या कुछ हुआ था? डोंग युवानक्सुआन का दिमाग दौड़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक नौकर को बुलाया और चुपचाप कुछ निर्देश दिए। ठीक है, हमें भी चलना चाहिए। मेरे चाचा को झोंगझू प्रांत के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। जियो येयांग ने उस दिशा में पीछे मुड़कर देखा जहां दाओहुआ और अन्य लोग चले गए थे। जल्दी से चायखाने से नीचे उतरे और सीधे शहर के गेट की ओर चल दिए। राज्यपाल कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने दरवाजे पर नजर रखने वाला सरकारी अधिकारी कुछ मुफ्त चांदी इकट्ठा करने के अवसर का लाभ उठाने के लिए उत्सुक था, लेकिन दाओहुआ के समूह की असाधारण पोशाक को देखकर उसे असहजता महसूस हुई और उसने बोलने की हिम्मत नहीं की, सीधे उन्हें गवर्नर के कार्यालय के पास जाने दिया। मजिस्ट्रेट को इन छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं थी। यह डिप्टी था जिसने समूह प्राप्त किया। डिप्टी ने ली झिंगनियन को पहचान लिया, जिसने पिछले साल ली परिवार से तरबूज खरीदे थे। यह जानते हुए कि ली परिवार एक धनी व्यापारी था, उसे अधिक फिरौती की रकम वसूलने का प्रलोभन दिया गया। किन वो जैसे जिन लोगों को आप फिरौती देना चाहते हैं, उन्होंने किसी और का सामान खो दिया है, और कानून के अनुसार उन्हें नियोक्ता को 10 गुना जुर्माना चांदी के रूप में चुकाना होगा। चूंकि आप उन्हें फिरौती देना चाहते हैं, मैं नियोक्ता को बुलाऊंगा और इस मामले पर चर्चा करूंगा। नियोक्ता उसका परिचित था, और अधिक फिरौती की रकम इकट्ठा करना केवल उसे संकेत देने की बात थी। यह सुनकर जियाओलियू का चेहरा बदल गया और उसने उत्सुकता से कहा, हे प्रभु, क्या हम पहले इस बात पर सहमत नहीं थे कि केवल 1000 टन फिरौती की चांदी ही पर्याप्त होगी? डिप्टी निश्चल भाव से बोला, क्या ऐसा है? ऐसा लगता है कि मुझे वह याद नहीं है। तुम्हें गलत याद आया होगा। जियाओलियू तुरंत घबरा गया। पेनल्टी सिल्वर में 10 गुना, वह कितना होगा? डिप्टी को इस तरह से कार्य करते देख दाओहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, फिर उसकी आंखें चमक उठी, और वो यान वेंशियू की ओर मुड़ी। बड़े भाई, क्या हमारे पिता का आधिपत्य इस तरह से ऐसे मामलों का न्याय करता है? यान वेंशियू ने डिप्टी की ओर देखा, बिल्कुल नहीं। अगर कोई अनजाने में किसी और का सामान खो देता है, तो उसे केवल खोए हुए सामान की भरपाई करनी होगी। यदि नियोक्ता असंतुष्ट है, तो अधिक से अधिक वे नुकसान को कवर करने के लिए कुछ और मांग सकते हैं, लेकिन मैंने 10 गुना भुगतान करने के बारे में कभी नहीं सुना है।
दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ झोंगझोऊ प्रांत के कानून जिंगझोऊ प्रांत के कानूनों से अलग हैं? उनकी बातचीत सुनकर डिप्टी की आंखों में चमक आ गई और मुस्कुराते हुए पूछा, ओह, आप दोनों युवा मित्र जो कह रहे हैं उसे सुनकर, क्या आपके परिवार में ऐसे बुजुर्ग हैं जो अधिकारी हैं? यान वेंशयू ने एक पल के लिए सोचा। चूंकि उनके कार्यों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे दूसरों के सामने प्रकट न किया जा सके, उन्होंने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, हम यह मानने की हिम्मत नहीं करते कि हमारे पिता जिंगझोऊ के प्रीफेक्चुरल गवर्नर हैं। यह सुनकर डिप्टी तुरंत खड़ा हो गया, उसके हाव भाव 180 डिग्री का मोड़ लेते हुए अत्यधिक मैत्रीपूर्ण हो गए। हे भगवान, मेरी दृष्टि वास्तव में वह नहीं है जो मेरे बुढ़ापे में हुआ करती थी। मैं अपने लोगों को भी नहीं पहचान सका। इसके साथ ही उन्होंने एक सरकारी अधिकारी को बुलाने के लिए हाथ हिलाया, जल्दी करो, मेरे लिए लोगों को रिहा करो। यह देखकर किनारे पर मौजूद जियाउलियू स्तब्ध रह गया, उसकी भावनाएं रोलर कोस्टर की सवारी करते हुए सबसे निचले बिंदु से उच्चतम बिंदु तक पहुंच गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दाओहुआ और अन्य लोग प्रीफेक्चुरल गवर्नर के परिवार के बच्चे थे। उसने वास्तव में सोचा था कि अधिक से अधिक वे कुछ संपत्ति वाले एक अमीर परिवार से थे। क्या मैंने वास्तव में सभी के लिए एक आधिकारिक स्वामी का उपकार किया है? घर छोड़ने से पहले उसने कुत्ते के मल में कदम रखा और उसकी मां ने कहा कि उसे कुत्ते जैसा भाग्य मिलने वाला है। कौन जानता था कि यह वास्तव में सच होगा।